अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। और आज की सुबह मेरी ये सोचते हुए गुजर गई कि नाश्ते में क्या करूं। कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दिन कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा होता। सही कह रहा हूं, है ना? क्यों? उसकी खास वजह ये होती है कि शायद घर वालों से पहले ही आप डांट खा चुके होते हैं। ये क्या तुमने लगा रखी है, रोज उठ के चले जाते हो, क्या घर से भाग रहे हो? कभी कभी घर वाले इस तरह के भी ताने देते हैं कि आपके पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं होता। आपको मिलते हैं ऐसे ताने? मिलते हैं? अच्छा, अक्सर मिलते। बैंड को तो मिलते रहते। जब भी उन्होंने सोचा कि जब वहां पे हमारा बैंड बजता तो यहाँ ही हमारा बैंड बजाने आता। आपकी लाइफ का बैंड ना बजे इसलिए हमने बुलाया है हमारी एक बहुत ही जबरदस्त बैंड मास्टर है हुमैरा नाज। यानी मैं बैंड बजाती हूँ। यानी मैं बैंड बजाती हूँ। मैंने क्या कहा कि आपकी जिंदगी का बैंड ना बजे तो हम आपको हुमैरा से मिला। ठीक है। कैसे आप हुमैरा? अल्हम्दुलिल्लाह। हुमैरा क्या किया नाश्ते में आज आपने? नाश्ते में अंडा पराठा। सही बताएं? गुड। जब भी इतनी खुशबाश और मजेदार लगी। हुमैरा कुछ ऐसे दिन होते कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा होता। ऑफ कोर्स कभी कभी होता है ऐसा कि कुछ खाने का दिल नहीं चाहता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बस नाश्ता बना बनाया मिल जाए, कोई ला के रख दे, ट्रे सजा के दे के आए जी नाश्ता। वो सिर्फ कॉन्टिनेंटल होटल्स में मिल सकता है, बुफे में। लेकिन मेरा कभी ऐसा हुआ कि आपका दिन शुरू हो अम्मी की डांट से? अम्मी की डांट से? अब तो खैर ज़माना हो गया अम्मी की डांट सुने। अब मेरी अम्मा तो खैर अमेरिका में बैठी होती है, लेकिन वहाँ से फिर भी डांट पड़ती रहती है। तुम्हारे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, खाना नहीं खाती हो, प्रॉपर नाश्ता नहीं करती हो। तो ये तो अम्माओं की डांटें होती हैं जो खानी पड़ती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी अगर आप डांट सुन के अपना दिन शुरू कर रहे होते हैं ना, तो उस दिन का दिन पूरा खराब गुजरता है और लोगों को भी एहसास नहीं होता। तो उसके लिए पता है मैं क्या कहती हूँ? दिल पे मत ले यार। दिल पे मत ले यार, मर जाएगा। दिल पे मत ले, कितनी अच्छी बात है। वैसे दिल पे कोई बात नहीं लेनी चाहिए। बात तो आप बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन हुमैरा आपके, क्योंकि आप हमारी जबरदस्त चीजें बताती रहती हैं, हुमैरा बहुत सारे लोग हैं जो कि वेट लॉस को बहुत सीरियसली ले रहे होते हैं कि मैं तो अपना वजन कम करी हूँ। अब सुबह उठते ही कड़वी कॉफी कुछ लोग पीने लग जाते हैं, या उठते ही इंतहाई खट्टा नींबू का पानी पी रहे होते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, सच सच मेरा, क्या वाकई से वजन कम होता है? देखिए होता है, लेकिन फिर दूसरे ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। नींबू पानी से डैमेज होता है ऑर्गन को? आपका जो जिगर और मैदा है ना, वो इंतहाई डैमेज होता है अगर आपने सुबह निहार मुंह सिट्रिक एसिड लेना शुरू कर दिया। आपकी जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है, आपका जो ग्लैंड्स होते हैं आपके जितने जॉइंट्स में, वो खत्म होना शुरू हो जाता है। ये आप क्या कह रही हो मेरा? आपको पता है कितनी दफा, ये कितने मिथ्स है कि लोग कहते हैं सुबह जैसे ही उठो नींबू का पानी निहार मुंह पियो। कभी कुछ लोग कहते हैं काली कॉफी निहार मुंह पियो, कुछ लोग कहते हैं शहद का पानी निहार मुंह पियो। सिर्फ असली शहद पानी में डाल के आप पिए, वो आपके लिए हेल्दी भी है। नींबू पानी मैं इसलिए मना कर रही हूँ, उसमें सिट्रिक एसिड होता है और आप बिल्कुल कुछ खाया पिया कुछ भी नहीं है और ऊपर से आप वो ले लेते हैं तो जो आपके एसिटिक एसिड है ना उसके अंदर, तो वो आप एसिड ले रहे हैं और उसके पर आपका जितने जॉइंट्स का ग्लैंड्स हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं आपकी बॉडी से। वेट तो लॉस होता है, लेकिन दूसरी तरफ आपने कभी कभी देखा होगा कि क्रश डाइट की है वेट लॉस करने के लिए, लेकिन आपकी स्किन पे रिंकल्स आना शुरू हो गए, चेहरे पे। बिल्कुल ऐसा होता है। और रिंकल्स इसीलिए आते हैं कि आपका जो ग्लैंड्स है वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं बॉडी के। और हुमैरा की ये बात भी है कि जब आप अपनी डाइट को इग्नोर करते हैं तो बाल भी वाइट होना शुरू हो जाते हैं। बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। गिरना शुरू हो जाते हैं। वाइट तो होते ही हैं, वाइट की तो बहुत सारी कॉजेज होती हैं, लेकिन बाल गिरना शुरू हो जाते हैं आपकी बॉडी में और बहुत सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाती है। कोशिश ये करें कि आप अच्छी डाइट लें और उसकी कैलोरीज को बर्न करने का तरीका सीखें। कि अगर आपने ज़्यादा कैलोरीज ले रही हैं तो आज मैंने इतनी कैलोरीज ले ली हैं, आज मुझे इतनी वॉक करनी है ताकि वो जो मैंने एक्स्ट्रा लिया उसको मैं बर्न किस तरह। लोगों की बुराइयां करने से कैलोरीज कम होती हैं? ये नहीं मैं कह सकती, जिसकी आदत है वो तो करता ही रहेगा क्योंकि पेट मैंने कह रही थी मेरी तो नहीं हुई अभी तक। मेरी कहाँ हुई? लेकिन नहीं हुमैरा, मुझे बताइए, ये जो नाश्ते का एक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग समझते हैं नाश्ता जरूरी नहीं है। हम में से बहुत सारे हमारे भी कोलीग्स होते हैं जो कि सुबह नाश्ता करके नहीं आते, यार मैं नाश्ता नहीं, मैं तो सीधा लंच करता हूँ। नहीं, गलत है। आपको नाश्ता भी जरूरी है, आपका दोपहर का खाना भी जरूरी है, आपका रात का खाना भी जरूरी है। और इसके लिए एक फिक्रा मशहूर है कि सुबह का नाश्ता आप बादशाहों की तरह करें, दोपहर का खाना आप वजीरों की तरह करें और रात का खाना आप फकीरों की तरह करें। तो वो हम करते हैं, हम उल्टा कर रहे होते हैं। रात का खाना हम शहजादों और बादशाहों वाला कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से बीमारियां भी होती हैं फिर। बिल्कुल सही बात तो है। आई थिंक वो डाइजेशन भी आपका कमजोर हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन हुमैरा जी, बात नहीं, एक आइडियल नाश्ता आपके ख्याल से क्या होगा? क्योंकि बहुत सारे जो आजकल आपको पता है पूरी दुनिया हेल्थ कॉन्शियस हो गई है। अभी मैं एक और बाहर मुल्क में था तो मैं ड्यूटी फ्री में देख रहा था जो मैगजीन के काउंटर्स होते हैं, आप सोचिए फैशन मैगजीन हो
या पॉलिटिकल मैगजीन हो, उस सब के कवर के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ था, हेल्थ हेल्थ हेल्थ, ये डाइट वो डाइट, एक सेक्शन होता है। यानी पूरी दुनिया ने इस बात को रिकग्नाइज किया हुआ है कि आपकी जो सेहत है वो ही हजार नेमत है। आपके पास दुनिया की दौलत, और अगर आप सेहतमंद नहीं हो तो उस दौलत का कोई फायदा नहीं है। लेकिन मेरा आइडियल नाश्ता आपके हिसाब से क्या होगा? देखिए, आइडियल नाश्ता तो जैसे हम अभी मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर बताने वाली हूँ, क्योंकि हम सोचते हैं जी प्रोटीन डाइट लेंगे तो वो बहुत महंगी पड़ेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्रोटीन सिर्फ गोश्त से ही मिलेगा आपको। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको कम पैसों में, कम बजट में आपको बेहतरीन नाश्ता बन के मिल जाएगा, और आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होगा, आपके जिगर के लिए। क्योंकि आजकल जो एक मेन मसला आ रहा है वो जिगर का ख़राब होना, जिगर की वजह से जो हेपेटाइटिस सी बढ़ता है, डी बढ़ता है, फैटी लीवर होता है, ये सबको आ रही है ये प्रॉब्लम। लेकिन सुने, मुझे एक बात बताओ, मेरा जिस तरह बहुत सारी खवातीन हैं जो कि घरेलू खवातीन होती हैं, सुबह से शाम तक वो घर का ही उन पर बहुत ज़्यादा एक प्रेशर होता है। आई एम श्योर बहुत सारे लोग इस बात से एग्री भी करेंगे, अपनी सेहत को वो थोड़ा सा साइड पे कर देती हैं। अब अगर उनको सर में दर्द हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो उन्होंने सिंपल सी कोई भी पेन किलर खा ली और वो फिर ये जा वो जा, और फिर 2-3 दिन बाद वो दर्द सबसाइड हो जाता है, फिर वो काफ़ी अरसे के बाद एक बड़ी बीमारी की शक्ल में सामने आ रहा होता है। मुझे बताएं कौन सी ऐसी अलामात होती हैं जो खतरे की घंटी हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी अलामत जो ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे होती है कि जब हम काम करके थक रहे होते हैं ना, जो थकन का एहसास है, सबसे बड़ी अलामत तो यही होती है कि आपने बॉडी को लेथार्जिक नहीं रखना, आपने डाइट हेल्दी लेनी है, पानी बहुत सारा पीना है, और अपना ख्याल देखें। जब तक हम अपने लिए आधा एक घंटा अपने लिए क्यों नहीं निकाल सकते, मैं कहती हूँ अपने लिए सिर्फ आधा घंटा निकाल लें, आप एक अच्छी डाइट लें, क्योंकि सारा दिन आपने अपने घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, मियाँ को भी देखना है, तो पहले अपने लिए आधा घंटा निकाल लो, अच्छा सा नाश्ता करो अपने लिए, फिर उसके बाद आप, क्योंकि अब आजकल खवातीन क्या होता है, सो के भी तो देर से उठते हैं ना सब, आप प्रॉपर अपने टाइम से उठें, आप अपना नाश्ता करें, आप देखें दिन भर आपका बहुत अच्छा मेरा देखिए ये बहुत सारे लोग हमें ये वाली बात बताते हैं कि आप अच्छा नाश्ता करें और आप टाइम से उठें। मैं ये चाहता हूँ हमारे शो से आप ये बताएं अच्छा नाश्ता क्या है और टाइम कौन सा टाइम है जिस पर उठना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि सोते ही सुबह के 4 बजे हैं, तो वो सोना ही तो गलत है। अल्लाह ताला ने रात आपके सोने के लिए बनाई है, रात को 12 बजे आप सो जाएं। ये भी मैं ज्यादा टाइम बता रही हूँ, 12 बजे भी तक, 12 से आगे तो हम कहते हैं ना घड़ी 11 बजा रही, नहीं अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है, तो 12 बजे प्लीज सो जाएं। सुबह फजर में उठें, नमाज ज़रूर पढ़ें, भले थोड़ी सी देर और सो जाएं, लेकिन जो 9 बजे का टाइम होता है, 8 बजे का टाइम होता है, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होता है, बच्चों को भी नाश्ता कराएं और आप भी नाश्ता कराएं। ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के बोलूँ जी आप फलाना जौ बनाएं तो ये बनाएं। जैसे मैंने अभी कहा, मैंने अंडा पराठा खाया है तो खाया मैंने अंडा पराठा, मैं अभी वॉक इतनी कर लूँगी कि मुझे पता है कि वो सारी मेरी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, मुझे खाना है, लेकिन मैं घर का बना हुआ खाऊंगी, मैं बाहर के खाने को प्रेफर नहीं करूंगी। घर के खाने को आप जितना घर में बनाएंगे, चक्की के आटा यूज़ कीजिए, वाइट आटा यूज़ ना कीजिए, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अंडा आप बना रहे हैं, आपके पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं अंडे को बनाने के लिए, आपके पास चीज़ ऑमलेट है, आप सादा ऑमलेट बना लें, बहुत सारे आजकल वैरायटीज़ आ गई हैं अंडा खाने के लिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। नो, ज़रूरी नहीं है कि वाइट खाएँ या एग योक आप निकाल दें, पूरा अंडा आप खाएँ। जब आपको इतना पता है तो आपसे ये नहीं हुआ कि बना के ले आती हैं हमें? नहीं, मैं यहाँ आके बनाऊंगी, यहाँ आके बनाएंगी। खवातीन और साथ वक्त हो जाते छोटे से ब्रेक का। मेरा नाज़ हमारे साथ मौजूद है, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और मेरा नाज़ हमें बता रही है कि आइडियल नाश्ता क्या होगा। जी मेरा जी बिल्कुल, अगर आप ख़ास तौर पे आपका वेट बढ़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि वेट लॉस करना है और मुझे हेल्दी नाश्ता भी करना है, तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर बता रही हूँ, सिंपली हैं, थोड़ी सी मेहनत दरकार है। अगर आप एक डब्बा भर के ये बना लेंगे तो 1 हफ्ता फ्रिज में ये रह सकती है। मैंने सिंपली 2 दालें ली हैं यहाँ पर, ये है साबुत माश और ये है साबुत मूंग, सॉरी ये वाली, ठीक है, ये साबुत मूंग है और ये साबुत माश है। इसको हमने पूरी रात सोख करके रखना है। सोख करने के बाद हम इसे, जब ये पूरी रात सोख हो जाएंगी तो हम इसे एक कपड़ों में, चाहें तो दोनों दालें एक साथ डाल दें, टावल ले लें कोई मलमल का या कोई इस तरह का कॉटन का, ये आपने इसमें डाल के ये आपने रैप करके किसी गर्म जगह पे रख देना है।
जहाँ हवा ना लगे, और ये इसको थोड़ा बहुत छींटा पानी का ऐसे डालते रहिए। 2-4 घंटों के बाद, ये 8 या 12 घंटे के बाद किसी गर्म जगह पे, हाँ, माइक्रोवेव में रख दें, किसी ओवन में रख दें, किसी गर्म जगह ढक के रख दें। 24 घंटे या 12 घंटे के बाद ये देखें इसकी रूट्स निकल आएंगी, अगर कैमरे में नजर आए। ये रूट्स निकलने के बाद जितनी भी दालें, जितने बीन्स होते हैं, उसकी रूट्स निकलने के बाद ये और कारआमद हो जाते हैं आपके लिए। हाईली प्रोटीन आपके पास आ गया। एक तो सही बताएं, ये रूट्स निकली हुई है जी, ये रूट्स मुझे तो लग रहा था कि कोई और सब्जी है ये। नहीं, ये स्प्राउट्स हैं। और जो है ये वाली जो दाल है, ये आपके लिए इंतहाई बेहतरीन है। माश की दाल में लेस होता है, ये आपकी हड्डियों के लिए बेहतरीन है। और जो मूंग की दाल होती है, ये आपके मैदे के लिए बेहतरीन है। ये दोनों दालें आपने जब इसके स्प्राउट्स निकाल लिए हैं, तो हम इसे थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर इसको पानी में डाल के बॉईल कर लेंगे। ये बॉईल होने के लिए जब तक जा रही है, स्प्राउट्स के साथ ये हम सैलेड बना रहे हैं। ये मैं पहले से बता दूं कि ये हम सैलेड बना रहे हैं। ये स्प्राउट्स के साथ थोड़ी देर के लिए बॉईल हो जाती हैं। इतनी देर में हम यहाँ दूसरी चीज़ें डाल देते हैं प्याले में। मैंने चने बॉईल करके रखे हैं, ये बॉईल चने थोड़े से डाल लिए हैं हमने। कैरेट यहाँ काट के रखी हुई हैं थोड़ी सी मैंने, ये आप कैरेट इसमें ऐड कर लीजिए। अच्छा, जितनी सब्जियां आपको मिलें, आप सोचते हैं कि मैं ये वाली सब्ज़ी भी खा सकता हूँ, सब्जियां आप जितनी डालेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। टोमेटोज़ मैंने इसमें ले लिए हैं, एक टोमेटो तकरीबन छोटा वाला, ये बड़ा था, ये मैंने समझे एक इतना सा टोमेटो इसके अंदर लिया है मैंने। ये मैंने मिक्स कर लिया है। ये बॉयल होंगी, जैसे ही थोड़ा सा होगा, वैसे तो इसको कच्चा भी खा सकते हैं, क्योंकि ये जितनी फूल चुकी हैं उसको हम सिर्फ थोड़ा सा गर्म पानी में डाल के निकालेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाएंगी। हमने ये जो खाने का इसलिए मैं बता रही हूँ कि एक तो ये हाईली प्रोटीन हमें मिल रहा है, ये आपको सारा दिन एनर्जेटिक रखेगा। अच्छा, अब सुबह में हम जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह आप 9 बजे ये नाश्ता कर लें। इसमें आप चाहें तो आप दूध भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप चाहें तो दही भी ऐड कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें, जैसे बीन्स और भी होते हैं, मैं अभी वो वाले बीन्स नहीं लाई हूँ, लेकिन जो चीज़ें बॉईल करके आप डाल सकते हैं वो इसमें डालें। जैसे लोबिया लोग डाल लेते हैं, लोबिया डाल लें किडनी आप बीन्स इसके अंदर। हाँ, आपका रेड बीन आता है, वो रेड भी डाल बीन्स सकते हैं। हाँ। वो डाल के आपने मिक्स करके ये चाट की तरह सैलेड बन जाएगा। ये आपने सैलेड खाना है, और सैलेड को जो है पेट भर के खाना है। ऐसा नहीं है कि आपने सैलेड जो है कि हम दावत में गए हैं और किसी तरह हमने निकाल लिया और खा लिया। ये देखें, ये गर्म पानी में मैंने डाला है और इसको मैं अब इसमें निकाल रही हूँ। ठीक है, जितने आपके ये स्प्राउट्स वाली दाल होगी। अच्छा, स्प्राउट्स का मुझे पहले हमारी अम्मा किसी ज़माने में एक कपड़े में ना लटका के रख देती थी दालों को, तो उस वक्त हम सोचते थे कि क्या कर रही हैं अम्मी, किस तरह खिला रही हैं। लेकिन आज जाहिर है, इसको पहले अम्मी कहती थी जड़ें निकाल के खिलाना, हमें दालों की जड़ें निकाल के खिला रही थी। लेकिन ये कि बहरहाल ये आपके बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी है और ये आपके लिए भी बहुत हेल्दी है। आप अगर इसको खाएंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आप एक हेल्दी नाश्ता कर रहे हैं। और इसके खाने के बाद दोपहर में भी खाना खाना ज़रूरी है। अपने मैदे को खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपने। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप रोटी लेकिन ही खाएं। उमेरा, ये जो आपको पता है ना, हम लोगों को एक मुंह का मज़ा भी बहुत लगा हुआ है, हर चीज़ चटपटी और मज़ेदार चाहिए। इसको भी चटपटा कर रहे हैं ना, चटपटा कर रही हैं। अच्छा, देखें, उमेरा ने ऐसा मुझे कहा कि जरा मैं पूरा ना वेट, आप मुझे चैलेंज किया तुमने, मैं तुम्हें बताती हूँ चटपटा कैसे होगा। देखें जरा उमेरा की, आप देखें अदाएं भी हैं। हमने ऐसे ही उमेरा को हम नहीं इनवाइट करते शो पे। ये देखें, सही बात है, सही। अच्छा, इसके अंदर चटपटा करने के लिए जो मैं चीज़ें डाल रही हूँ, वो हमने थोड़ा सा सॉल्ट डालना है टेस्ट के लिए, थोड़ा सा चाट मसाला डालना है जो कि चटपटा हो जाएगा इससे, और बहुत ज़्यादा चटपटा करना है तो हमने लेमन स्क्वीज़ करना है इसके अंदर। ये हमने लेमन स्क्वीज़ किया और ये बहुत मज़ेदार सा सैलेड रेडी होगा। आप यकीन करें कि इसके खाने के बाद आपको भूख नहीं लगेगी ज़्यादा। वेट लॉस का इसीलिए कह रही हूँ कि इससे बेहतरीन वेट लॉस होता है। इसके खाने के बाद आप खुद फील करेंगे कि आपको भूख नहीं लगेगी और ये खाने के बाद आपको हेल्दी फील होगा। और जितनी सब्जियाँ, मैं कह रही हूँ आपको जो सब्ज़ी मिले वो आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि जब दाल का रूट्स निकलते हैं ना, आपने देखा होगा कि पौधे में जान आ जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो जब दाल इन सब चीज़ों की रूट्स निकलती है उसमें डबल जान आ जाती है। ये प्रोटीन तो है ही, लेकिन ये डबल प्रोटीन हो जाता है। तो ये आप इसको अब आप चाहो तो टेस्ट कर लेना। ये देखो, ज़बरदस्ती चाट बन गई है, सैलेड नुमा चाट। मेरा बहुत सारे लोगों की ये भी आदत होती है कि वो कहते हैं हमारा दिन सुबह चाय के बगैर शुरू नहीं होता। पिए चाय, मना नहीं है, चाय से कुछ नहीं होता, लेकिन खाली पेट नहीं।
खाली पेट ना खाली पेट चाय नहीं, आप चाय लें किसी चीज़ के साथ। खाली पेट पीने से क्या होता है, फिर वही मैं कहूँगी कि जिगर पे जाके हम जो चीज़ सुबह देखें अच्छा खाएंगे तो वो अच्छा जिगर पे जाके बैठेगा, बिल्कुल। और अगर हम बुरा खाएंगे, जैसे हमने एसिटिक एसिड लिया, तो वो जिगर को जाके ख़राब करता है। तो जिगर को अच्छा करने के लिए अगर हम जिगर अच्छा करेंगे तो हमारा प्योर ब्लड बॉडी में सर्वाइव करेगा। मुझे एक बात बताएं कि सबसे बेहतरीन चीज़ सुबह क्या होती है? बहुत सारे लोग वाटर थेरेपी से दिन शुरू करते हैं, मतलब 3-4 ग्लास पानी पीते हैं शुरू में, सुबह उठती फिर नाश्ता वगैरह करते हैं। पानी पीना, देखिए पानी एक कुदरती चीज़ है। पानी पीने से आपकी बॉडी डिटॉक्स करती है। रात भर के जितने मुज़र केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर होंगे, पानी पीने से वो निकलना शुरू हो जाएंगे। उसके अंदर कोई एसिड नहीं है, कुछ नहीं है। पानी आप पी सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने नाश्ता भी प्रॉपर करना है। आपने बादशाहों वाला नाश्ता करना है। अगर वेट लॉस पे जा रहे हैं तो ये वाला ले, लेकिन अगर आप वेट लॉस पे नहीं जा रहे हैं, आप एक हेल्दी नाश्ता करना चाह रहे हैं, तो आप जौ के आटे की रोटी बना के वो भी खा सकते हैं। बेसन के आटे की रोटी बना के, हम अगर नाश्ता टाइम मिला मुझे कभी, तो हम इस तरह का नाश्ता सुबह में बनाएंगे और खाएंगे इंशाल्लाह। बस कल बना लेते हैं। कल बनाते हैं। हाँ? बिल्कुल बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। लेकिन उमेरा, इसके अंदर आप इसको, मतलब ये जो अभी आपने सैलेड बनाई है, इसको दूसरी तरफ भी तो ले जा सकते हैं। इसमें हम फ्रूट्स डाल लें, फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। और कॉटेज चीज। इसके साथ पता है क्या कर सकते हैं? इसके साथ ये कर सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास अभी जो फ्रूट्स आए हुए हैं, मैंगो बहुत अच्छा आया हुआ है, पीच बहुत अच्छा आया हुआ है। एप्पल तो होता ही है। एप्पल तो पूरा साल एप्पल होता है। बनाना तो होता है। पीच हमारे पास आया हुआ है। पीच का अगर आप उसको शेक की तरह बना के, जैसे दूध ना डालें, उसके अंदर पानी डाल के आप स्लैश की तरह बना के पीच अगर आप लेते हैं ना, तो आप ये देखिए कि आपको ठंडक का एहसास होगा, जिगर में आपकी ठंडक महसूस होगी। पीच का आपने स्लैश बना के इसके साथ लिया, आपका बहुत बेहतरीन नाश्ता होगा सुबह का, मैं ये कह रही हूँ। आप नाश्ते में ये दोनों चीज़ें करें। कभी कभी दिल चाहे तो पराठा अंडा भी खा लें। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं तो उनको ये चीज़ें मना है। खाएं सब कुछ, लेकिन एतदाल के साथ क्या। लेकिन एक अच्छी बात तो मैंने ने की कि अपना जो आप अपनी बॉडी को सुबह जो आप स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो ऑफ कोर्स जैसे आप गाड़ी शुरू करते हैं, आप फ़ौरन तो गाड़ी चौथे गियर में नहीं डालते ना, फर्स्ट गियर से गाड़ी स्टार्ट होती है। तो जब आप दिन स्टार्ट करें तो ये बात ज़रूर दिमाग में रखिए कि यू आर व्हाट यू ईट। आप अगर सुबह उठते ही एसिडिक चीज़ें खाएंगे, वो चीज़ें खाएंगे जो तेज़ाबियत पैदा करती हैं, तो आप अपने जिगर के साथ, अपने जिस्म के साथ ज़्यादती करें। बेतहाशा लोग अपना दिन की शुरुआत सिर्फ काली कॉफ़ी से या चाय से करते हैं, और एक वर्ल्ड फेमस जुमला है, कहते हैं अरे मुझे कुछ नहीं होता, वो बाद में होता है, फिर बाद में फिर बहुत कुछ होता है। तो खुदा अपनी सेहत के साथ मत के लिए वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। कहा जाता है हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन हर कामयाब औरत के पीछे आपकी अम्मी का हाथ होता है। और आज ये बात प्रूव होती है। हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त डुओ मौजूद है ख़वातीनो हज़रात। एक बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन है, एक माँ और एक बेटी का, और दोनों मिलके एक बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस चला रहे हैं। बड़ी अच्छे इनके फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे, और ब्रांड का नाम है अम्माज़ ऑर्गेनिक। हमारे साथ हैं मिसेस हाजरा आफ्ताब और हफ्ता। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? सबसे पहले तो मुझे एक बात बताएं, अम्माज़ ऑर्गेनिक आंटी आपने शुरू कब किया है? कितने साल पहले? Last 2 years. 2 साल हो गए? Last 2 years. 2 साल से कर रहे हैं। अच्छा, एक सोच कैसे आई कि इसको बिजनेस के तौर पे शुरू किया जाए? मामा शुरू से ये हेयर ऑयल बनाती हैं, और बचपन से हम यही हेयर ऑयल लगाते हैं, वही डब्बा भरा हुआ ड्रेसिंग पर रखा होता था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जब अवेयरनेस आई तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसे दूसरों तक पहुंचाए। व्हेन यू गेट टू नो कि अब जो है ये टाइम है जब इन चीज़ों की बहुत वैल्यू है, स्किन केयर, हेयर केयर, ये सबसे मेन प्रोडक्ट्स हैं नाउ। तो जब अवेयरनेस आई तो हमने इसे आगे पहुंचाने की, और अब अल्हम्दुलिल्लाह दिस वाज आवर फर्स्ट मोस्ट प्रोडक्ट, और इसके पीछे हमारे ऑलमोस्ट 30 प्रोडक्ट्स हैं अब। ओह वाओ, जबरदस्त। 2 साल में 30 प्रोडक्ट्स। मुझे बताइए, ये तेल ऑर्गेनिक है 100%? इसमें आप क्या शामिल किया हुआ है? बताएं ना आंटी, आप बताएं। इसमें जड़ी बूटियां हैं, काफ़ी तरह के ऑयल मौजूद हैं इसके अंदर। और एक पूरा, तो मेरे ख्याल से ऑयल बनाने का एक पुराना भी तरीका होता था ना, उसको बना के धूप में
जी, 2 दिन तक कोई पकता है, फिर रिफाइन होता है। चूल्हे पे पकता है? जी चूल्हे पे। चूल्हे पे पकता है, फिर रिफाइन होता है और फिर हम इसकी पैकेजिंग करते हैं बाय ओन। फिर 2 दिन हम धूप में भी रखते हैं इसको। धूप में भी रखते हैं। अच्छा, इसका भी कोई एक एक्सपायरी टाइम होता है कि इसको 3 महीने बाद नहीं इस्तेमाल करना, 6 महीने बाद नहीं। बस बन गया तो फिर इस्तेमाल करते हैं। और माशाल्लाह साहब के बाल कितने बेहतरीन हैं। बचपन से यही तेल इस्तेमाल करें। लेकिन एक बहुत सारे ख़वातीन और हज़रात के प्रॉब्लम होता है कि एक दफ़ा बाल चले जाते हैं तो फिर नहीं आते। क्या इस तेल से आ जाते हैं वापस? ये बेसिकली हेयर फॉल है और ये रीग्रोथ है। वी आर वर्किंग ऑन बोथ। मतलब जो एक होता है ना कि मेन जो इसका काम है वो इसका हेयर फॉल है। ये हेयर फॉल कंट्रोल करता है और ये रीग्रोथ करता है। और प्राइस क्या है इसकी अफसा? बहुत हमने नॉमिनल प्राइसेस रखे हुए हैं। लाइक दिस इज फॉर जस्ट 1200 रुपीज 200 ml एंड दिस इज फॉर 750 रुपीज। 750। हाँ, इतना महंगा तो खुश हो गए सबके बाल अब रहेंगे सर पे, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन ये तोहफा नहीं मिलेगा, खरीदना पड़ेगा। फ्री होने की, आपको भी ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन जाए और आप इसको फ़ौरन इसका ऑर्डर करें। अब सब मुझे एक बात बताएं, कभी भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज़ शुरू करते हैं, मुश्किलात क्या फेस करनी पड़ती हैं? लाइक सबसे पहले तो हमें फॉलोअर्स चाहिए होते हैं। ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो हमें सपोर्ट करें। सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरी मामा है, जो पीछे से द बैकबोन, हमारी जो बैकबोन है वो हमारी मामा है। सेकेंडली जो हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि यार लोगों तक कैसे पहुंचाएं, अवेयरनेस कहाँ से लाएं। तो लोगों तक पहुंचाने के लिए इंस्टाग्राम आजकल बहुत हेल्पफुल है, एड्स वगैरह। एंड देन अब मैं वेबसाइट पे काम कर रही हूँ इसकी। बहुत जल्द मैं वेबसाइट भी इसकी लॉन्च करूँगी इंशाल्लाह। तो और ये अच्छा, और बाकी प्रोडक्ट्स क्या क्या है? स्किन केयर है, लाइक सिरम्स हैं जो सनबर्न्स, मेलास्मा, ये सब जो लोग फेस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है एक्नी। मेरी स्किन इस वक्त क्लियर है। मैं 2019 से एक्नी फेस कर रही थी, लाइक 4 years एक्नी। लेकिन इसी ईयर मेरी एक्नी क्लियर हुई है बाय दीज प्रोडक्ट्स। ठीक है। और क्या क्या चीज़ है? स्किन फेस मास्क है, वाइटनिंग मास्क है। लाइक ये हमारा इंस्टेंट फेशियल स्पा है एंड दिस इज फॉर कि हम बड़ी बड़ी किट्स लेते हैं। ये उसमें इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं और फिर वो सालों पड़ी रहती हैं। तो ये हमने ऑल इन वन कर दिया है। मतलब वो 5 इंग्रेडिएंट्स इसी में एडेड है, इसी एक जार में, कि आप वीकली कर सकते हो ये, और आपकी सारी स्किन की डर्ट आउट हो जाती है। अच्छा, ये सारी भी इसकी जो रेसिपी है वो आंटी की ही है? नहीं, इसके पीछे मेरे दादा का हाथ। किसका? दादा का? दादा मेरे द केमिकल प्रो हैं। मतलब जो बेस वगैरह वो शुरू से क्रीम्स बनाते हैं। जब हम तो बहुत छोटे थे तो वो इन सब में बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। तो हमने उनसे इंस्पिरेशन ली है स्किन केयर की, और हेयर केयर के पीछे मामा वो भी काफ़ी हेल्पफुल करते हैं हमारे। लेकिन आंटी, आपकी जो तेल की जो रेसिपी है, ये आपने किससे सीखी थी? ये मैंने अपनी मामा से, आपकी अम्मी से सीखी थी, और इस सदियों से वो लोग ये तेल इस्तेमाल करते आए हैं। और कितनी अच्छी बात है। मुझे तो कभी कभी लगता था कि सोशल मीडिया का कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का ये कितना अच्छा फ़ायदा है कि ये जो पुरानी चीज़ें, जो ये कारामद चीज़ें जो आप तक पहुंच सकती हैं, अब ये जो तेल है जिसे इनकी फैमिली नहीं फ़ायदा उठाएगा, बात पूरी दुनिया इससे फ़ायदा उठा सकती है। मुझे एक बात बताएं, ये तो एक ही ऑयल है, इसके अंदर और वेरिएशंस हैं ऑयल की? 10 एसेंशियल ऑयल्स एडेड हैं। 10 एसेंशियल ऑयल्स हैं इसके अंदर। 10 एसेंशियल ऑयल्स हैं। आंवला, सिकाकाई, रीटा, एलोवेरा जेल, स्पेशली एलोवेरा है वो होते हैं ना कि कलौंजी का तेल अलग, इसका हम एक साथ ही एक ही तेल बनाते हैं। जैसे आप ये नहीं कि मेथी तेल अलग है, कलौंजी का तेल अलग है, राइस का तेल अलग है, ये नहीं है। एक ही तेल है जो आपको प्रोवाइड करते हैं और उसी से बाल आपके बेहतर होते हैं। अच्छा आंटी, इन दोनों ऑयल्स का बनाने का तरीका अलग है? जी बिल्कुल अलग है। और दोनों कितने दिन में बनते हैं? ये जो है, जो रीग्रोथ का है, कितने दिन में बनेगा? ये बनता तो 2 से 3 दिन के अंदर। 2 से 3 दिन में ही बनता है। और आप लोग ज़्यादा बड़ी मिकदार में बनाते होंगे और फिर उसको आप लोग बॉटल्स के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। आंटी, कभी ऐसा होता है कि आपको कोई एक प्रोडक्ट आप डालना भूल जाए? भूल चूक तो इंसान से हो सकती है ना, कि है ना, कलौंजी डालना भूल, फिर उसके बाद दोबारा ऐड करती है, फिर वो कम तेल में उसको करके फिर डाल देती हूँ मैं। अच्छा, खुद बना के बाद में उसको ऐड कर लेते हैं। इसका रिजल्ट कितने दिन में आना शुरू होता है? 1 हफ्ते में आ जाता है। विद इन 2 वीक्स आपको हर प्रोडक्ट के प्रॉपर रिजल्ट्स मिलेंगे। विद इन 2 वीक्स, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल बेस नहीं है कि आपको फॉरन लगाते ही रिजल्ट आ जाएगा। ये आपको ऑलमोस्ट विद इन 2 वीक्स रिजल्ट्स देते हैं। लाइक आहिस्ता आहिस्ता यू विल फील कि हाँ बेटरमेंट आ रही है, तो ये विद इन 2 वीक्स। अच्छा, आपसे कोई खास शैम्पू है जो कि आप चाहेंगे कि इसके बाद, इस ऑयल के बाद, इस शैम्पू से वॉश किया जाए? खास नहीं है, लाइक प्रेफर ये है कि ये सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है, तो ये हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कलरलेस है, इसमें फेक फ्रेगरेंसेस नहीं है, और डॉरलेस है, बिल्कुल कोकोनट और उसके साथ है। अच्छा,
अच्छा, कि ये दोनों तेल एक साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं? क्योंकि जो ऑफकोर्स जिसके रीग्रोथ हो रही है वो चाहेगा कि बालों की हेल्थ भी अच्छी रहे। फिर वीक में हम कभी ये यूज़ करते हैं, कभी इसको यूज़ करते हैं। वीक में 2 से 3 दफ़ा यूज़ करना है आपको, यूज लाजमी। करना है यार। जी तो आपको पता है ये ट्रेंड इतना कम हो गया आंटी, आजकल इतना कम हो गया है, लोग अब बालों में तेल वक्त की लेकिन वजह आप से। टाइम पे खाना खाते हैं ना, ऐसे आपके बालों को खाना खिलाना लाजमी है। आपको खाना खिलाना चाहिए। जबरदस्त, कितनी अच्छी बात है, बालों को अब सब खाना खिलाएंगे आज से। खवातीनों हज़रात, अम्माज़ ऑर्गेनिक्स एक बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनिक ब्रांड है, हर्बल ब्रांड है, और ये हेयर ऑयल है जो कि ऑफकोर्स मैं अभी इनके खुद का मैंने कहा आपके माशाल्लाह इतने अच्छे बाल हैं और हम सब चाहते हैं कि हमारे बाल अच्छे अच्छे क्राउनिंग ग्लोरी उसको खूबसूरत रखने के लिए अम्माज़ ऑर्गेनिक के जो ऑयल्स हैं, एक हेयर ग्रोथ का ऑयल है और एक अपने बालों की सेहत अच्छा रखने का ऑयल है। तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए, ऑर्डर कीजिए ऑनलाइन। आपके स्क्रीन पे इस वक्त अम्माज़ ऑर्गेनिक्स का लिंक आ रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वक्त हो जाते एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। वक्त हुआ जाता है किचन क्वीन का। वेलकम टू माय किचन एंड थैंक यू असफर सो वेरी मच। चलें, आज जो हम बना रहे हैं, हम चाइनीज़ कुजीन की तरफ हम आ जाते हैं, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं, समर्स हैं, तो थोड़ा लाइट सा फूड खाने का दिल करता है हमें। या तो स्नैक्स हम खा लेते हैं, लाइक कोल्ड सैंडविचेस हो जाते हैं और अपना 1 बाइट सैंडविचेस हो जाते हैं, या थोड़े से कोल्ड कट्स हो जाते हैं, हम उसके कुछ चीज़ें बना लेते हैं। देखो गर्मी होती है, दाल चावल भी खा सकते हैं गर्मी में, क्योंकि गर्मियों का खाना ये होता है। एंड सबसे बेस्ट जो चलता है वो है चाइनीज़ फूड है या जापानीज़ फूड है, तो ये गर्मियों के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है और मज़ा भी आता है। तो मैं सोचा चले हम चाइनीज़ कुजीन की कोई डिश बनाते हैं। चिकन चाउमिन बना रहे हैं आज, और ये सबकी ऑल टाइम फेवरेट होती है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो बूढ़े हों, सबको ये बहुत पसंद आता है चाउमिन। एक तो लाइट भी होता है और गर्मी के हिसाब से बहुत मज़े का लगता है। तो चलिए हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने इसमें एक चिकन ब्रेस्ट का एक पीस ले लिया था, ठीक है, इस तरह से ये इसमें जाएगा, ठीक है। इसको हम बताएंगे, स्ट्रिप्स काटेंगे हम इसकी। इसमें लेमन का रस जाएगा, नींबू का जूस जाएगा, ब्राउन शुगर है, चिली गार्लिक सॉस है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, सिरका है, काली मिर्च का पाउडर है, नमक हस्बे ज़रूरत, सोया सॉस है, और इसमें गार्लिक होगा जो कि हम इसको चॉप करेंगे। सब्जियों में हमने इसमें स्प्रिंग अनियंस लिए जो कि हमने चॉप कर ली थी, ठीक है। गाजर इसमें हमने 2 लिए, इसको भी हमने क्यूब्स में काट लिया था। और ये है कैबेज जो कि हमने इसको श्रेड कर लिया था, ठीक है। अच्छा, ये कैप्सिकम्स हैं, ये मैं यहाँ काट रही थी तो मैंने कहा चले हम आपको काट के भी दिखा देते हैं। थोड़ा कटेगा, इसमें 2 कैप्सिकम्स जाएंगी ग्रीन, मतलब बेल पेपर। आप इसमें अगर येलो मिलते तो आप लोग येलो भी ले लें, ऑरेंज है, रेड है, इसमें ब्यूटीफुल कलर्स की होती है, लेकिन मुझे नहीं अवेलेबल थी तो मैंने सिर्फ ग्रीन वाली इसमें कैप्सिकम्स ले ली। अच्छा, इसमें मैंने 1 पैकेट स्पेगेटीज का लिया था जो कि मैंने उसको बॉयल करके बॉईल करके मैंने इसको ठंडे चिल्ड पानी में डाल दिया था। बॉईल करके उसको स्ट्रेन किया, फिर ठंडे पानी में डाल दिया ताकि वो स्टिक ना हो आपस में, क्योंकि अक्सर चिपक जाती है। और मैं आपको एक बात बता दी चलो, हमेशा जब भी आप स्पेगेटीज को बॉईल करते हैं तो 7 to 8 मिनट्स आपने सिर्फ बॉईल करना है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा क्योंकि बिल्कुल वो येलोइश उसमें आ जाएंगी, और भले आप ठंडे पानी में डालें ना डालें वो बिल्कुल चिपक जाएंगी। तो 7 to 8 मिनट्स स्पेगेटीज का होता है। और जो पास्ता होता है, लाइक रिबन पास्ता हो गया या फिर स्ट्रॉज वाला हो गया, ये सारी चीज़ें 5 to 7 मिनट्स हमने सिर्फ बॉईल करना होता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो फिर बिल्कुल स्मैशी हो जाते हैं। तो फिर वो आपका अच्छी तरह वो स्टर फ्राई जब आप करेंगे तो वो सारे टूट जाएंगे। तो 5 to 7 मिनट्स आपका पास्ता एंड स्पेगेटी 7 to 8 मिनट्स होता है, ठीक है। चलिए जी, अब हम आते हैं, ये हमने कैप्सिकम को थोड़ा सा क्यूब्स में काटना है, ठीक है, इस तरीके से हमने क्यूब्स में काट लेना है, ताकि क्योंकि सारी सब्जियां क्यूब्स में, तो हमने कहा इसको भी हम क्यूब्स में काट लेते हैं। एक दिन मैं आपको सिखाऊंगी कटिंग वेजिटेबल्स, हाउ टू कट। जूलियन होता है, इनका मून शेप होता है, हाफ मून होता है, बहुत सारे शेप्स होते हैं, ये मैं सब आप लोगों को बताऊंगी किसी दिन हम कटिंग का करेंगे। और बोर्ड्स का भी हम करेंगे, कौन सा हमें डेयरी के लिए यूज़ करना है, कौन सा हमें मीट के लिए यूज़ करना है, रेड मीट का कौन सा होता है, वाइट मीट का कौन सा होता है, वेजिटेबल्स का कौन सा होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स का कौन सा होता है, सबके डिफरेंट कटिंग बोर्ड्स होते हैं जो कि हमने भी सीखा, हम आप लोगों को भी सिखाएंगे इंशाल्लाह।
फिर टेबल सेटिंग्स होती हैं, टेबल मैनर्स होते हैं, टेबल एटिकेट्स होते हैं, सारी चीज़ हम एक पूरा प्रोग्राम में करेंगे, हम उसमें आपको बताएंगे। चलिए जी, ये हमारी कैप्सिकम्स हो रही हैं, ठीक है। चलिए हम इसको कट कर देते हैं। हमेशा नाइफ हैंडलिंग को देखें, यूं पकड़ा करें। अगर कुछ लोग यूं रखते हैं नाइफ, ये वाली फिंगर, दिस इज रॉन्ग, इससे आपको इंजरीज भी हो सकती है। हमेशा से यूं रखे करें और फिर इजी आपने ये 4 फिंगर्स यूं किया और फिर हमने आराम आराम से इसको काट दिया। कुछ हम ग्रीन चिलीज भी इसमें हम चॉप करके डालेंगे, एंटायरली अप टू यू, जितना आप लोगों को तीखा खाना है आप लोग ग्रीन चिलीज उस हिसाब से कर सकते हैं। मैं इसमें 4 से 5 ऐड करूँगी, ठीक है। ये भी हम अच्छी तरह इसको चॉप कर रहे हैं। ये हमने इसको चॉप कर दिया। ये गर्मियों में बहुत मज़े का लगता है ये चाउमीन, मुझे तो खैर बहुत पसंद है। प्लस माय सन, ही इज़ 12 years old, उसको भी ये बहुत पसंद है। एंड ही वॉज आस्किंग मी व्हेन आई वाज लीविंग फॉर द शो, एंड ही वाज आस्किंग आज आप क्या बना रही हैं, बिकॉज आजकल वेकेशन से बच्चे घर पे होते हैं, उनको डिफरेंट किस्म का लंच भी चाहिए, उनको डिफरेंट सा ब्रेकफास्ट भी चाहिए, उनको डिफरेंट डिनर भी चाहिए, और शाम की जो क्रेविंग्स वाली चीज़ होती है उन लोगों को वो भी चाहिए होता है। तो फिर वो यही पूछते हैं कि हम शाम को क्या खा रहे हैं, या रात को क्या खा रहे हैं, या सुबह में कौन सा ब्रेकफास्ट होता है। तो फिर ये तरह बच्चों की जब छुट्टियां होती हैं तो माँ थोड़ा सा वो किचन में ज़्यादा टाइम गुजरता है उनका, लेकिन मज़ा भी आता है कुकिंग करते हुए। चलिए जी, हम इसको यहाँ से क्लियर अप कर देते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारे कैप्सिकम्स कट गए हैं। अब हम आ जाते हैं, इसको हम यहाँ रख देते हैं एक तरफ। ये हमारे कैप्सिकम्स हो गए। अपना हम ये थोड़ा सा साफ कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जैसे ये हमने कटिंग बोर्ड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हम कोई भी म्यूजिलिन कपड़ा ले लें या किचन पेपर टॉवल ले लें, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या करना है, कटिंग बोर्ड को हमने उठाना है और इसको हमने यहाँ रख देना और फिर हमने इसको यूं कर दें। इससे क्या होगा, आप कुछ भी चीज़ कट करेंगे वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं और आपको कोई भी इंजरीज नहीं होंगी, जो कि अक्सर और बेशतर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये हम अपना चिकन की तरफ आ जाते हैं। इसको हमने कट किया, ठीक है। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको शार्पन नाइफ चाहिए, या तो सरेटेड, अच्छा कुछ लोग सरेटेड नाइफ से काटते हैं। सरेटेड नाइफ इज जस्ट फॉर द ब्रेड्स के लिए वो सरेटेड नाइफ हम यूज़ करते हैं। हम चिकन के लिए कुछ भी हमें शार्पन नाइफ चाहिए होती है, ठीक है। इसको हम पहले स्ट्रिप्स कर लेंगे, ठीक है। स्ट्रिप्स काट के फिर हम इसको भी क्यूब्स में कट कर लेंगे, क्योंकि चाउमीन है। आप लोग की मर्जी, आप लोग क्यूब्स में करें, आप लोग की मर्जी आप लोग जूलियन में करें, एंटायरली अप टू यू। हम इसको क्यूब्स में करेंगे छोटे छोटे, ठीक है। हम इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये क्यूब्स में हो गए, इसको भी हम कर लेते हैं। ना ज़्यादा बड़े रखें ना ज़्यादा छोटे, बस नॉर्मल कि मुंह में एक एक चंक आए। कुछ लोग कीमे की तरह कर देते तो फिर वो चाउमीन में फिर मज़ा नहीं आता कीमे की तरह। तो इस तरह से छोटे छोटे आप लोगों ने क्यूब्स में काट लेना है चिकन को, ठीक है। ये हमारा चिकन भी ऑलमोस्ट कट गया है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। इसको भी हम काट लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ना, एक तो जल्दी भी होती है, बस सारी चीज़ें लाइन अप हुई भी हों, कटिंग्स हुई भी हों, तो ये मुश्किल से 5 से 10 मिनट लेगा आपका चाउमीन रेडी होने में। अच्छा, आप जैसे हमने चाउमीन बनाया, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बेक भी कर सकते हैं। आपने चाउमीन को रेडी किया, आपने लेयर लगाई, पहले बेड बनाया आपने स्पेगेटीज का, अपने सारे ऊपर वेजिटेबल्स और सारा जो आपने स्टर फ्राई बनाया था चिकन के साथ, जो मैं बनाऊंगी वो आपने कर दिया। ऊपर से आपने चीज़ डाल दिया, थोड़ा सा वाइट सॉस डाल दिया बना के, ठीक है, जो मैं अक्सर सिखा चुकी हूँ आपको वाइट सॉस कैसे बनता है। वो डाल के, चीज़ डाल के, चेडर, मोज़रेला, व्हाटएवर चीज़ अवेलेबल एट योर होम, तो आपने ऊपर से स्प्रिंकल करके आपने बेक कर दिया उसको 5 to 10 मिनट्स प्री हीटेड ओवन में। चलें जी, ये हमारा चिकन भी रेडी हो गया, हम इसको यहाँ कर देते हैं। चलें, हमारा ये चिकन कट चुका है। चलें हम चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरह। ब्रेक से वापस आते हैं तो हम बाकी की चीज़ें आपके सामने करते हैं। वेलकम बैक। चलें जी, अब हम ब्रेक पे जाने से पहले हम सारी कटिंग्स करके आपको दिखा देते हैं। हमने चिकन को भी क्यूब्स में काट लिया, ठीक है। अब हम इसका बनाते हैं कि किस तरह से बनता है। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, ठीक है। हमने इसमें 3 to 4 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल ऐड किया। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा फ्लेम इसका वो करूँगी स्लो, क्योंकि मैंने थोड़ा सा गार्लिक को चॉप करना है इसमें, ठीक है।
3 to 4 गार्लिक इसमें चॉप होंगे, जल्दी जल्दी से चॉप हो जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। ये हमने गार्लिक को उसको चॉप करना है इस तरीके से, थोड़ा सा ये मोटा मोटा चॉप होगा क्योंकि जब ये फ्राई की तरफ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये मैशी मैशी हो जाएगा, गोल्डन हो जाएगा। ये हमारा गार्लिक आ गया, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गार्लिक बहुत पसंद है और ये फ़ायदेमंद भी बहुत है, इससे खून पतला होता है, मतलब दिस इज़ रियली गुड फॉर ब्लड प्रेशर जिनको होता है उनके लिए बहुत अच्छा है ये गार्लिक। जिसको डायबिटीज़ होता है उनके लिए बहुत अच्छा है ये गार्लिक, बिकॉज माई डैड ही वॉज अ डायबिटिक पेशेंट, तो वो गार्लिक सुबह निहार मुँह वो रोज़ खाते थे 2 क्लोव्स इसके। कलौंजी, गार्लिक, ऑलिव ऑयल और शहद इनका डेली का था अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। और गार्लिक तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है, अक्सर देखते होंगे जापानीज़ चाइनीज़ लोग कितना गार्लिक का यूज़ करते हैं, हमारे खानों में भी गार्लिक बहुत यूज़ होता है, जापानीज़ एंड चाइनीज़ फूड में भी बहुत ज़्यादा गार्लिक यूज़ होता है, और अगर निहारमू आप लोग खाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चलिए जी, हमने चॉप गार्लिक इसमें ऐड किया, ठीक है। 3 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल ले लिया था, अब हमने इसमें गार्लिक ऐड किया, थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे। ये जब थोड़ा सा कलर चेंजिंग की तरफ आएगा तो हम इसमें डाल देंगे चिकन, जो हमने 1 ब्रेस्ट पीस लिया था बोनलेस, ये हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसको जल्दी जल्दी हाई फ्लेम पे हम पकाएंगे ताकि चिकन अपना पानी ना छोड़े। जब भी आप चिकन काटते हैं, जो भी है किसी चीज़ के लिए हम स्टर फ्राई बना रहे हैं, हमेशा इसको टैप कर लिया करें अपने जो किचन टॉवल होता है, पेपर टॉवल होता है उसके साथ, ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर ये पानी नहीं छोड़ेगा। इस तरह के खानों की बात कर रही हूँ, अगर सालन बना रहे हैं, करीज बना रहे हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप बोनलेस हैं तो टैप कर लिया करें किचन पेपर से, किचन टॉवल से, तो ये पानी नहीं छोड़ता और फिर इसको हाई फ्लेम पे बनता है ये, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे सॉल्ट हस्बे जायका, मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून, क्योंकि इसमें हम जो सॉसेज ऐड करेंगे उसमें भी सॉल्ट होगा, तो ये ना हो कि ज़्यादा सॉल्ट हो जाए तो फिर वो हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें जाएगा हमारा 1 टेबलस्पून ब्राउन शुगर, ठीक है। 1 टेबलस्पून ब्राउन शुगर गया, हाफ अ टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्चें भी इसमें आएंगी, हाफ अ टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें आएंगी, और ये हमारा ओरेगनो आएगा इसके अंदर, ठीक है, अराउंड 1 टीस्पून, ठीक है। हमने इसको जल्दी जल्दी से ये करना है, स्टर फ्राई करना है, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस अराउंड 2 to 3 टेबलस्पून, सही है। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया ऐड होगा, और ये जो हमने कैप्सिकम हम इसमें थोड़ी अभी डालेंगे, थोड़ी हम जब हम स्पैगेटीज बनाएंगे हम उसके साथ डालेंगे। चलें जी, ये हो गया, और चिकन को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लाइक 7 to 8 मिनट्स मैक्स, क्योंकि अगर ज़्यादा चिकन को पकाएंगे, हम सी फूड को ज़्यादा नहीं पकाते, 7 to 8 मिनट मैक्सिमम इसका कुकिंग लिमिट होती है, तो उससे ज़्यादा नहीं, वरना वो रबरी से हो जाते हैं, फिर वो चीज़ नहीं रहती है। चलिए जी, अब हम इसमें बाकी की सब्जियां ऐड करेंगे। ये हमने वो ली थी स्प्रिंग अनियंस, ये इसके अंदर जाएगा, ठीक है। ये गाजर हमने ली, ये इसके अंदर जाएगा, ये कैप्सिकम है और हरी मिर्चें भी इसी में है, ये इसके अंदर जाएंगी, और ये कैबेज है, ठीक है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा हम ये करेंगे, इसको हम थोड़ा सा मिक्सिंग करेंगे अच्छी तरीके से। देखिए कितना अच्छा कलर और कितना अच्छा अरोमा आ रहा है। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल और ऐड करेंगे, लाइक 2 टेबलस्पून मोर, ठीक है। और सब्जियां डाली हैं तो थोड़ा सा हम सॉल्ट और ऐड करेंगे इसमें, और काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड करेंगे। अच्छा जी, हमने इसमें शुगर ऐड करी तो हमारा जो वेजिटेबल का कलर है वो एज इट इज़ रहेगा। अब इसमें जाएगा सोया सॉस अराउंड 2 टेबलस्पून, विनेगर 1 टेबलस्पून, एंड ये है चिली गार्लिक सॉस, ये इसमें जाएगा 3 to 4 टेबलस्पून भर के, ठीक है। ये इसके अंदर चला गया, और हम जल्दी जल्दी इसको मिक्स करेंगे। ये हो जाएगा, देखिए कितना अच्छा लगा। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे कोरिएंडर,
जो कि हमने चॉप करके रखा हुआ था। ये हो गया हमारा। इसको हम बिल्कुल स्टर फ्राई करेंगे। चलिए हम ये वाला वोक अपना ऑन करते हैं। ये देखें हमने स्पैगेटीज़ को जो बॉईल किया था वो देखें कितनी अलग अलग है, क्योंकि हमने इसको 5 to 7 to 8 मिनट्स हमने बॉईल किया, फिर हमने इसको स्ट्रेन करके ठंडे चिल्ड वाटर में डाल दिया। तो देखें बिल्कुल भी ये स्टिक नहीं हुई, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलें जी। अच्छा हम टिश्यू ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है गर्मी बहुत है कि किचन का काम होता है, तो स्वेटिंग तो आपको पता है दिस इज समथिंग नेचुरल। हम ये वाला चूल्हा भी ऑन कर देते हैं। इसके लिए हमें बड़ा वोक चाहिए, क्योंकि हम जब स्पैगेटीज बनाते हैं हमें खुला बर्तन चाहिए, तो दिस इज द बेस्ट। ठीक है, चलें जी, ये हमने ऑन किया। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल डालना है, अराउंड 2 टेबलस्पून। ठीक है, 2 to 3 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल डाला। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी गार्लिक को। ठीक है, थोड़ा सा स्पैगेटीज में थोड़ा गार्लिकी सा अरोमा आएगा तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा हम इसमें गार्लिक को चॉप करके डालेंगे इस तरीके से। ये हमारा गार्लिक इसमें आ गया। ठीक है, इसमें हमारा ये चिकन भी इधर रेडी हो गया, ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ा सा ही हमें इसको रनी रखना है, लाइक बिल्कुल ड्राई नहीं करना, क्योंकि जब हम स्पैगेटी इसमें डालेंगे तो अच्छी तरह वो मिक्स हो जाएगा। ये हमारा चिकन रेडी, हमने फ्लेम ऑफ कर दिया। हम आ जाते हैं इसकी तरफ। ये हमारा गार्लिक हो रहा है फ्राई। ठीक है, थोड़ा सा मैं और ले लेती हूँ इसमें, 4 से 5। ये हमने 4 से 5 और ले लिए इसमें गार्लिक, क्योंकि मुझे तो गार्लिक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और साथ साथ मैं इसमें डालूंगी ओरेगनो। ठीक है, ये ओरेगनो आ जाएगा इसके अंदर। और ये जो हमारे स्पैगेटीज हमने बॉईल किए थे ये हम इसके अंदर डाल देंगे। ये हमने इसके अंदर डाल दिया। चलो जी, ये हमने इसके अंदर डाल दिया। थोड़ा हम इसको यूं करके करेंगे ताकि वो थोड़ा गार्लिक जो ऑयली होगा वो इसके बड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, अब जो हमने ये बैटर बनाया था चिकन का, हम ये इसके अंदर ऐड करेंगे इस तरीके से, ताकि फिर हम इसको मिक्स करेंगे। इसका अरोमा इतना अच्छा रहा है, पूरे सेट पे फैल चुका है। कोई स्नीज कर रहा है तो कोई कॉफ कर रहा है लेकिन इसका अरोमा बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। चलें जी, ये हमारा चिकन का, पोटैटोस का, स्प्रिंग अनियंस का, गाजर, ये सब हम इसमें ऐड करेंगे, कैबेज। चलें जी, ये हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। देखें कितना अच्छा बन रहा है। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें विनेगर और ऐड करूंगी ऊपर से, क्योंकि जब स्पैगेटीज हम डालते हैं थोड़ा सा विनेगर इसमें और ऐड हो जाएगा ऊपर से, लाइक 2 to 3 टेबलस्पून। ठीक है, हमने इसमें ऐड किया। हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और ये जो सोया सॉस है ये भी इसमें ऐड करेंगे, जो कि 1 टेबलस्पून मैंने इसमें बचा लिया था। थोड़ा सा हम सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ी सी हम इसमें ब्लैक पेपर स्प्रिंकल करेंगे। चलें जी, अब आ जाते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। इसको बंद करते हैं लिड को। ठीक है, अच्छा, मैं इससे उठाऊंगी थोड़ा सा टोंग से। क्या होता है, थोड़ा सा सही मानों में इसमें हम इजीली इसको कर सकते हैं। चले, मैं आपको इतने हम ये थोड़ा सा हम इधर उधर करें, मैं आपको रेसिपी रिपीट कर देती हूँ। मैंने इसमें 1 पैकेट स्पैगेटीज़ का लिया था। ठीक है, उसको मैंने जब पानी बॉईल होने लगा फिर मैंने इसके अंदर नमक डाला 1 टीस्पून और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। उसके बाद मैंने स्पैगेटीज़ को डाल दिया, थोड़ा ढक दिया। 7 to 8 मिनट्स के बाद मैंने इसको स्ट्रेन किया। स्ट्रेन करके मैंने इसको ठंडे चिल्ड पानी में डाल दिया, मतलब कि बर्फ़ के पानी में डाल दिया ताकि वो चिपके नहीं। ठीक है, और 7 to 8 मिनट्स ये याद रखिएगा, स्पैगेटीज़ का
टाइम यही है बॉईल करने। इससे ज़्यादा करेंगे तो वो स्टिक हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। फिर हमने चिकन लिया, चिकन ब्रेस्ट को हमने क्यूब्स में काटा, हमने वोक लिया, उसमें 3 to 4 टेबलस्पून हमने ऑयल ऐड किया, हमने गार्लिक चॉप डाला, फिर हमने चिकन को अच्छी तरह मतलब सॉटे किया। उसके बाद हमने इसमें सोया सॉस डाला, काली मिर्च का पाउडर डाला, नमक डाला, ओरेगनो डाला, चॉप गार्लिक डाला, और हमने इसमें ब्राउन शुगर डाली, काली मिर्च का पाउडर डाला, चिली फ्लेक्स डाले, और हमने और क्या डाला, लहसुन और ब्राउन शुगर। हमने करके इसको अच्छी तरह इसका मिक्स किया। फिर हमने इसके बाद कैरेट डाला जो कि हमने क्यूब्स में काटा हुआ था, कैप्सिकम्स हमने इसमें डाली, एंड हमने कैबेज इसमें डाली, ठीक है, स्प्रिंग अनियंस हमने इसमें डाल दिए। ये सारी चीज़ें हमने मिक्स करके हमने इसका बैटर बना लिया। फिर अब हम प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं इसकी, हम किस तरह करेंगे। फिर हमने नूडल्स को डाला, हमने फिर वोक लिया, ठीक है, उसमें हमने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला, चॉप गार्लिक डाला, थोड़ा सा ओरेगनो डाला 1 टीस्पून। उसके बाद हमने स्पैगेटीज को थोड़ा सा मिक्सअप कर दिया। उसके बाद जो हमने चिकन का बैटर बनाया था हमने इसमें मिक्स कर दिया। हमारा ये स्पैगेटी चिकन चाउमीन रेडी हो गया। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने सर्विंग की तरफ। हम पहले इसमें सर्व कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वाइट में ज़रा खूबसूरत दिखेगा भी। ये इस तरह से हम ये सर्व कर देते हैं। ये हमने इसको सर्व कर रहे हैं। ये प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत पसंद आएगा बच्चों को, आप लोग, मुझे तो खैर ये बहुत पसंद है, हम भी, बच्चे हों बड़े हों कोई भी हो, सबको ये बहुत पसंद आता है चिकन चाउमीन। चलें जी, एक हम ये सर्विंग कर देते हैं, हमारी ये सर्विंग हो गई, ठीक है, ये हमने सर्विंग कर दी। और बाकी की सर्विंग हम इसके अंदर कर देते हैं। ये हम इधर ले आते हैं, इसको भी हम इसी तरह से हाथ में पकड़ते हैं, थोड़ा सा यूं करके, ठीक है, यूं हो गया, यूं हो गया। देखिए कितनी अलग अलग हैं, चिपकी हुई भी नहीं है, और इसका अरोमा इतना अच्छा आ रहा है कि यू वोंट बिलीव, आई स्वेयर। प्लीज़ आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसको मैं यहाँ रखती हूँ, और इसको हम एक चीज़ करते हैं, व्हाट आई विल डू, ये करके ये अपना यूं फैला दें, ठीक है, ये हो गया। ये हो गया। अच्छा, मैंने स्प्रिंग अनियंस के फूल बना के रखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ प्रेजेंटेशन के वक्त। वो फूल मैंने स्प्रिंग अनियंस के बिल्कुल लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट लिए थे, और फिर वो हम इसको, चले जी, हमारी रेसिपी हो गई है रेडी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप लोग ट्राई भी करेंगे, मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि कैसे लगी आपको हमारी ये वाली रेसिपी चिकन चाउमीन, जो कि समर्स के लिए बेस्ट होती है। बस ये हमारा हो गया एंड। चलें जी, ये हमारी रेसिपी हो गई रेडी। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हम नीचे रख देते हैं ताकि हमारे कैमरामैन को आराम से नज़र आ जाए कि हमने क्या बनाया है, ठीक है। चलें हम चलते हैं अब छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर हम देखते हैं असफर के पास कौन से अमेजिंग से गेस्ट आए हुए हैं। वेलकम बैक खवातीन रोज रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हमारे साथ है कुरतुलैन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंंग कुरत, कैसी हैं आप? कुरत, जब भी आप आती हैं हमारे शो पे, मैं पूरे जो हफ्ते के कॉम्प्लीमेंट्स आपके लिए होते हैं ना, अभी जी अली थोड़े दिन पहले हमारे शो पे आई थी, उन्होंने आते ही कहा अरे सेट कितना खूबसूरत है, मैंने कहा कुरत ने बनाया। लेकिन कुरत, एक चीज़ जो मैं आपकी मेंशन करना चाहूँगा ऑडियंस से भी, वो ये है कि कुरत ने एक जो बहुत शानदार चीज़ मुझे सिखाई है, एग्जिस्टिंग फर्नीचर को लेके किस तरह रीवैम्प किया जाता है, पूरा लुक चेंज किया जाता है, कलर से, टेक्सचर से, कपड़े से, सोफों के, इन चीज़ों के पूरी लुक ही चेंज हो जाती है, बिल्कुल फील चेंज हो जाती है। और ये सब लोग कर सकते हैं, और सबको करना चाहिए, करना चाहिए। एटलीस्ट वन टाइम आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को चेंज करके देखें तो। हाँ, मैं तो जब कॉलेज में था ना तो मैं रिलेशनशिप्स चेंज कर लेता था।
मैं सोच रहा था कि बोर हो गए। खैर ये गलत बात है, रिश्ते जब एक दफा पक्के वाले बन जाए उन्हें आप फिर रिश्तों निभाना को संभाल के रखना उन्हें चाहिए निभाना चाहिए। और चीज़ों को भी संभाल के रखना चाहिए। लेकिन कुरत इन चीज़ों का आपकी शख्सियत पे बहुत असर होता है। बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी जो है वो इसी के साथ कनेक्टेड चल रही होती है। अगर आप चीज़ों को ठीक से लेकर चले तो आप भी ठीक रहेंगे। और मुझे लगता है आपके अंदर फ्रेशनेस रहती आती है। है, बिल्कुल आती मुझे है। मैं कभी ये सोच रहा होता हूँ ना कि अगर बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी जेब की वजह से इस चीज़ पे स्टेप बैक कर जाते हैं कि यार अब एक दफ़ा वॉलपेपर लग ही गया, अब तो हो ही गया, और इसको चेंज करते हुए उनको बहुत ज़्यादा। आप उस दिन मुझे बताई थी कि वॉलपेपर को भी पेंट करके कोई नई बिल्कुल शक्ल दे कर सकते सकते हैं। हैं, हाँ, बिल्कुल लेकिन कर आज हम किस बारे में कुरत बात कर रहे हैं? हम लोगों को स्टोरेज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लोग स्टोरेज एरियाज़ नहीं होते या स्टोर रूम्स नहीं होते लोगों के पास, तो हम दिखाना चाहते हैं लोगों को कि किस तरह हम स्टोरेज स्पेसेस निकाल सकते हैं या स्टोरेज के लिए हम क्या क्या बना सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बेड के नीचे चीज़ें डाल देते हैं या और जहर लगता है मुझे। स्टोर में या तो आप भर देते हैं स्टोर को ये आप अलमारियों के ऊपर कुरत ऊपर। सामान exactly। कितना रखे हुए होते हैं? बात ये होती है कि अगर आप किसी जगह उसे डंप कर देंगे तो आप उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। यूज़ करने के लिए जब तक आप उसे सेट करके किसी जगह पर नहीं रखेंगे जो कि ईजी टू हैंडल हो, आप इजीली उसे निकाल कर यूज़ कर सकते हो, तो आप कैसे यूज़ करेंगे? बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए मैंने आज एक प्रोजेक्ट, हमारा प्रोजेक्ट जो आगे हम आपको बताएंगे वो भी इससे रिलेटेड है, और अभी मैंने कुछ पिक्चर्स निकाली हैं, उसमें हम दिखाते हैं कि हम किस तरह चीज़ों को स्टोर करने की स्पेस निकाल सकते हैं। ज़बरदस्त, प्लीज़ पिक्चर्स लगाएं जी। अच्छा ये देखें, शू रैक है ये। शू रैक्स। शूज़ का बहुत प्रॉब्लम होता है घर में। शूज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि लोग जो हैं वो बेड के नीचे शूज़ डाल देते हैं या सोफ़े के नीचे शूज़ पड़े होते हैं, समटाइम टेबल के नीचे भी शूज़ पड़े होते हैं, समटाइम डाइनिंग टेबल के नीचे भी होते हैं। तो शू रैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके घर में शू रैक तो होना ही चाहिए। कुरत बहुत सारे लोग एंट्रेंस पे भी एंट्रेंस पे जूते बिल्कुल, रखे हुए बिल्कुल, होते हैं, बिल्कुल। और वहाँ पे बहुत बुरे भी लग रहे होते हैं लोगों के घरों के दरवाजे पे अलग अलग पाइल अप हुए हुए जूते। तो आप उन शूज़ को कोई शू रैक क्रिएट करके और उसको अच्छे से रखें ना। सामने रखने में चीज़ बुरी ही लग रही होती है। तो आप ये देखें, ये है जिस तरह ये एक शेल्फ बनाया हुआ है, प्रॉपर एक शू रैक है जिसके अंदर आपके शूज़ तरीके से तमीज़ से रखे हुए हैं और साफ़ सुथरे भी रहते हैं। फिर डस्ट भी नहीं इसको तंग करती है। और पिक्चर्स आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें, ये भी एक तरीका है कि अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आपने अपने डोर के पीछे इस तरह की कोई चीज़ हैंग कर दी, और आपने अपनी स्लीपर्स, अपने ऐसे शूज़ जो आपने डेली वेयर करना है वो आप इसके अंदर लगाकर और उसको हैंग कर सकते हैं। हैंग करिए भाई, बिल्कुल जिस तरह कपड़े आप हैंग करते हैं। बिल्कुल हैंग कर सकते बिल्कुल सही, वेरी नाइस। हैं। नेक्स्ट पिक्चर पे जाते हैं। ये देखें, ये वही एंट्रेंस पे जिस तरह हम रखते हैं, ये एंट्रेंस के लिए एक शू रैक है। और बाहर से इसको ब्यूटीफाई भी इन्होंने किया हुआ है। बिल्कुल, और कितना अच्छा लग रहा है, स्लिम स्लीक सा, और आपकी चीज़ें भी सिमटी भी रखी हुई हैं। और दरवाजा बंद हो जाएगा तो लगेगा कि कुछ कोई है ही नहीं। खूबसूरत सी अलमारी हाँ, रखी हुई है। एक अलमारी है या एक साइड कंसोल रखा हुआ है आपके पास, और उसके ऊपर आप कुछ चीज़ें प्लेस कर दें, कुछ डेकोरेटिव आइटम प्लेस कर दें। अच्छा, अब नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं। ये देखें, ये कितना अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है कि आप सिर्फ उसे खींच कर बाहर निकालना है आपने, और आपके बहुत सारे शूज़ इसके अंदर 100 जूते तो होंगे मैनेज हो गए हैं। बिल्कुल, और इस तरह के बहुत सारे आइडियाज़ हैं। आप अपने कबर्ड में भी ऐसे बना सकते हैं। इस तरह के फिक्सचर्स अब आते हैं कि आप उनको लगाएं और आप उसे मूव करें तो वो बहुत अच्छा आपको लुक भी देता है और बहुत सारी चीज़ें भी आ जाती हैं उसके अंदर। बिल्कुल। तो देखिए, ये भी इसी तरह की चीज़ बनी है कि उन्होंने एक क्योंकि ड्रॉअर कुरत आपको पता है बहुत सारे लोग जो जूतों को, शूज़ को उनके ना बॉक्सेस में ही रख रहे होते हैं। वो बॉक्सेस इतनी जगह लेते हैं, इतनी जगह घेर रहे होते हैं। और दूसरा है कि कभी कभी कुछ लोग अलग डब्बे में अलग जूता डाल देते हैं और फिर वो वक्त पे मिलते नहीं है। आई थिंक ये बहुत कन्वीनियंट भी होगा। ये बहुत कन्वीनियंट है। शू बॉक्सेस फेंक दिया करें, फेंक दिया करें शू फेंक दिया बॉक्सेस। करें, क्योंकि देखें इनको भी एयर की ज़रूरत होती है। शूज़ भी आप कभी लॉन्ग टर्म अगर कबर्ड में बंद करके या बॉक्स में डाल कर रख दें तो वो शू सोल्स जो है वो ख़राब हो जाते हैं, और अब अगर पुराना जूता कहीं पहन के जाए तो कभी भी उखड़ सकता है। कभी भी उखड़ सकता है। एग्जैक्टली। तो ये आइडियाज़ उन्हीं लोगों के लिए जिनको ये प्रॉब्लम होती है। तो नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं। अब ये देखें, ये भी इसी तरह है कि आपने इजीली अपने डोर के पीछे या कबर्ड के कहीं साइड पे आपने इसको हैंग या कर स्टोर रूम के अंदर कहीं पे। हाँ। वैसे तो ये डोर के पीछे बहुत कन्वीनियंट रहेगा, तो स्टोर रूम के अंदर भी एक डोर होता है, आप उसके पीछे लगा सकते हैं। और देखिए कितने सारे शूज़ इसके अंदर मैनेज हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं।
ये देखें, ये इन्होंने अपने स्टेयर केस के नीचे एक स्टोरेज स्पेस बनाई हुई है जो कि शूज़ के लिए आप इसे मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शूज़ के लिए ये परफेक्ट जगह है कि आपके एंट्रेंस के करीब भी है और आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं और ये बंद हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या और है। एक दीवार ही लगेगी। दीवार ही लगेगी, एग्जैक्टली। तो इस तरह के बहुत सारे आइडियाज़ हैं। मैंने तो कुछ आई चीज़ें थिंक हाँ, सीढ़ी के नीचे की जगह यूजुअली जाया ही हो रही होती ज़ाया है हो रही होती है, वेस्ट हो और रही अच्छी होती है। खासी जगह होती है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखें ना, सीढ़ी के नीचे की जो स्पेस होती है उसको आप इतना इजी बनाइए। इन्होंने ड्रॉर्स बनाए और उन्होंने बिल्कुल सही किया है। आपको सीढ़ी के नीचे नहीं जाना पड़ेगा, आप सिर्फ ड्रॉर खोलेंगे और आपकी चीज़ें आपके सामने होंगी। सामने होंगी, बिल्कुल। तो नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं। ये देखें, ये तो बहुत इजी चीज़ है, ये तो कोई भी बना सकता है कि आप पूरी जो सोफा है ना, ये एक सोफा कम हाँ अलमारी। एग्जैक्टली ये एक स्टोरेज भी हो गई आपके पास और आप उस पर बैठ भी सकते हैं। आपने शू चेंज करना हो तो आप इस पर बैठ के शूज चेंज कर सकते हैं। और एक छोटी सी नीचे स्पेस निकली है तो उन्होंने उसको स्टोरेज के लिए यूज़ कर लिया है। ये देखिए, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और दिख भी अच्छा रहेगा। दिख भी अच्छा, इसको बंद करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये इटसेल्फ एक आर्ट पीस लग रहा है। सीरियसली। बिल्कुल। तो देखें, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आजकल मार्केट में बास्केट्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स की भी मिलती हैं, लोकली भी आपको बास्केट्स मिलती हैं। उन बास्केट्स को लेके आप इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं और उसके अंदर अपनी चीज़ें रख सकते हैं। बिल्कुल। और कुल मेरे ख्याल से इससे एक और काम भी ये होता होगा कि कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो कि बहुत शॉपोहॉलिक्स होते हैं, बहुत शॉपिंग करते हैं, चीज़ें लेके भूल जाते हैं बिल्कुल कि हाँ मेरे पास काला जूता है या नहीं, होता है 4 पड़े हुए थे। वो आई थिंक इस तरह नज़रों के सामने भी रहते हैं। कुरतुलन हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हुआ चाहता है घर सिंगार का। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे अपने घर का आप श्रृंगार किस तरह कर सकते हैं और स्टोरेज की जगह किस तरह से आप बेहतर कर सकते हैं, बेहतर क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें हमारी मदद करती है हमारी दोस्त कुरतुलैन जी। कुरत, हमारी कुछ तस्वीरें रह गई थी जी। कुरत, ये जो एक आइडिया होता है ना सीढ़ियों के नीचे की जगह को यूटिलाइज करने का, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। ये बेस्ट आइडिया, ये बेस्ट आइडिया है। ये बेस्ट आइडिया। इसके अंदर मेरे ख्याल से दराजों की जगह आप अलमारी भी बना सकते हैं। बिल्कुल, कबर्ड्स बना सकते हैं आप। उसके कबर्ड्स, अंदर आप डोर्स लगा दें आगे और आप अंदर शेल्फ रख दें जिसको आप खींच के बाहर निकाल सकते आपको पता है बहुत सारे घरों के अंदर एक ट्रेंड होता है एक खूबसूरत सी शीशे की अलमारी का जिसमें बर्तन लगे हुए होते हैं। मुझे लगता है वो भी सीढ़ियों के नीचे बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। सीढ़ियों के नीचे बहुत बड़ी स्पेस होती है और आप उस स्पेस को बहुत तरीकों से यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं आपको कभी नेक्स्ट शो में मैं आपको दिखाऊंगी कि सिर्फ स्टेयर के नीचे स्टेयर केस की बहुत सारी फॉर्म्स भी होती हैं। हम वो भी डिस्कस करेंगे और फिर हम दिखाएंगे। ठीक है। तो ये हम इस पिक्चर को देख रहे थे और मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि बास्केट्स आती हैं बहुत सारी, केन की बास्केट्स होती हैं। उन बास्केट्स को लेकर हम, जैसे इसमें एक बास्केट प्लेस हुई है, 2 बास्केट्स प्लेस हुई हैं, तो हम इस तरह की बास्केट्स रख के और उसके अंदर भी अपनी चीज़ें रख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं। ये देखें, ये नॉर्मल आजकल लोग ये यूज़ करना स्टार्ट हो गए हैं कि एक बेंच के नीचे लोग नॉर्मली बेंच के नीचे खाली होती है स्पेस। मुझे लगता है ये बहुत कन्वीनियंट चीज़ है। बहुत एक सीटिंग भी बन जाती है। बिल्कुल। और नीचे की जगह भी यूटिलाइज। बिल्कुल। आजकल लोग ऑटोमन्स बना रहे हैं और ऑटोमन्स के अंदर भी स्टोरेज उन्होंने रखी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर से वो उठ जाता है और आप अंदर अपनी चीज़ें रख सकते हैं। बच्चों के टॉयज़ रख सकते हैं, कोई भी चीज़ जो आप यूज़ करना चाहते हैं उस एरिया के अंदर वो आप रख सकते हैं, इजीली प्लेस कर सकते हैं। आप ये देखें, इसके अंदर भी यही है कि शूज़ हैं। शूज़ पे ज़्यादा फोकस है लोगों का क्योंकि शूज़ का एक बहुत बड़ा इशू होता है कि कहाँ रखें शूज़। बिल्कुल, शूज़ बहुत सारे होते हैं ना। मुझे भी शूज़ कलेक्ट करने का बहुत शौक है, तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है। तो मेरे घर में भी शूज़ की एक अलग जगह होनी चाहिए। अलग जगह होनी चाहिए। बिल्कुल। नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं। ये देखें, उसी तरह स्टेयर केस के नीचे ये कितनी अक्लमंदी की चीज़ है वैसे। बिल्कुल। और देखें किस तरह उन्होंने डिज़ाइन किया है इसको कि आपने इजीली उसे बाहर निकाला और आप अपना शू पिक कर सकते हैं आराम से। और कुरत, इसके अंदर अगर नॉट जस्ट शूज़,
आई थिंक बहुत जो छोटे अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं या कहीं रहते हैं वहाँ पे इस तरह की बहुत जगह बनी हुई होती हैं, बनी हुई होती है। और पहले से बनी हुई होती हैं। जिस तरह अगर ऊपर नीचे का कुछ लोगों का 120 गज का या और छोटे छोटे खूबसूरत घर होते हैं, उनमें बहुत अच्छी तरह से ये जगह यूटिलाइज हो जाती है। उनमें स्टेयर्स भी बहुत होती हैं, बहुत होती हैं स्टेयर्स। तो उन स्टेयर्स के नीचे बहुत इजीली ये चीज़ें बन सकती हैं, वॉल्स के साथ भी बन सकती हैं, आप वॉल्स के कॉर्नर पे बना सकते हैं। छोटे घरों के लिए ये बहुत कन्वीनियंट चीज़ बहुत है, convenient। बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं। अब ये देखें, ये भी एक छोटा सा आप देखें कि बेंच टाइप की ही चीज़ है, और उन्होंने इसको किस तरह उन्हें स्लाइडर की स्लाइड किया हुआ है, और बाहर निकला हुआ है। बिल्कुल जैसे इस तरह के हमारे आयरन टेबल्स होती हैं, आप इसको इस तरह ही यूज़ कर सकते हैं कि आप शू रखने के लिए आप एक स्पेस निकाल लें इसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं। ये देखिए, ये कितना क्यूट है, छोटा सा beautiful, हाँ। कॉम्पैक्ट सा, और आपके शूज़ भी आ गए हैं। और एक आई थिंक शो पीस रखने की भी जगह आ गई खूबसूरत सी। हाँ, आप जो जिन लोगों को प्लांट्स का शौक होता है वो प्लांट्स रख सकते हैं। एक बैठने की जगह है कि आप आराम से बैठ के आप अपने टिक शूज जाए चेंज उस कर, पे। हाँ एक होता है ना टिकने की एक जगह, टिक जाए, एक जगह पे टिक के बैठ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। पता है कुरत, मैं एक दफ़ा एक सीरियल करने के लिए मैं टोक्यो गया था, तो वहाँ पे आपको पता है हर चीज़ दीवार में थी। दीवार में से ही बेड निकलता था, और दीवार में से ही खाने की टेबल निकलती थी। हर चीज़ को इतनी स्पेस इतनी ज़बरदस्त उन्होंने यूटिलाइज की हुई थी। अब एक दीवार से खोलेंगे तो उसमें अलमारी होगी, तो जगह बहुत मिल जाती थी। वो स्टडी रूम बन जाता Study room है, बन जाता है, बेडरूम dining भी room बन जाता है, हाँ। डाइनिंग रूम भी बन जाता है। बिल्कुल इस तरह सही। की बहुत चीज़ें अब मार्केट में हैं, कुछ मेरे ख्याल से ये एक इनवोग है, ये आजकल एक फैशन में फैशन में। एक चीज़ है कि अलमारी और ये सीटिंग एक साथ होना। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ पर आजकल स्टूडियो अपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा बहुत बनना ज़्यादा। शुरू हो गए हैं। तो स्टूडियो अपार्टमेंट्स के लिए इस तरह की चीज़ें बेस्ट होती हैं कि आप चेंज वॉल के साथ साथ चीज़ें रखें। मैंने भी एक टेबल बनाई थी, मैं आपको बताती हूँ, बहुत पुरानी बात है ये। मैंने एक डाइनिंग टेबल क्रिएट की थी, मेरी वॉल में एक पेंटिंग लगी हुई थी, उस पेंटिंग को जब हम डाउन करते थे तो वो डाइनिंग टेबल बन जाती थी। वाह, वेरी तो आप नाइस। देखें कि वो स्पेस भी आपकी बच गई, आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस निकल आई, और खाना हर वक्त नहीं खा रहा होता कोई। तो जब आपको ज़रूरत है वो डाइनिंग टेबल बन गई, जब आपको नहीं ज़रूरत है तो वो खाली स्पेस है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैंने बनाई थी, मुझे याद है। और अच्छा बहुत कुरत, आप खूबसूरत एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी अभी, वो क्या प्रोजेक्ट था? लास्ट टाइम आपने एक टेबल दिखाई थी। जी, वो प्रोजेक्ट में आपको मैंने दिखाई थी, 3 टेबल्स थी। बिल्कुल। उन 3 टेबल्स को मैंने किस तरह कन्वर्ट किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो प्रोजेक्ट मैंने अभी दिखाया ये उससे रिलेटेड ही था। अभी आपका सस्पेंस हम खत्म कर देते हैं। जी हाँ प्लीज़, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ वो उनकी अच्छी खासी चौड़ी टेबल थी, छोटी हाइट की। हाँ, वो बड़ी साइड टेबल्स थी, लेकिन वो tables थोड़ी थी। ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज था उसका। हाँ। तो मैंने उसके साथ क्या किया वो मैं हाँ, आपको दिखाती और हूँ। वो एक मिनट, और वो हमें भिजवाई थी, वो जो टेबल्स थी वो हमें भिजवाई थी कराची से अहमद साहब ने, गुलशन इकबाल पे रहते, उन्होंने टेबल्स भिजवाई थी, और उन्होंने ख़ास तौर पे ये बताया था कि ये टेबल्स छत पे पड़ी रही काफ़ी अरसे तक उनके हाँ, वो पास। सनलाइट में भी एक्सपोज थी, वो बारिश में पानी में भी एक्सपोज रही, और उनका बहुत बुरा हाल हो गया बुरा था। हाल था। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अब उसका हाल क्या है। अब उसका हाल क्या है? चल के वो वीडियो देखते हैं।
कुरत, दिस इज अनबिलीवेबल। मुझे यकीन नहीं आ रहा आपने उन टेबल से ये क्रिएट कर दिया। देखें और ये कितने दिन में? ये 3 दिन में हुआ है। 3 दिन में। और खवातीनो हजरात, ये जो जबरदस्त आप एक शाहकार देख रहे हैं वो हमारे पास यहाँ मौजूद है। माय गुडनेस, प्लीज दिखाएं जरा ये। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। कुरत प्लीज बैठे। आप यहाँ बैठना डिजर्व करती है मेरे साथ, बैठे प्लीज। कुरत, मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या ये वो 3 टेबल्स हैं? ये वही 3 टेबल्स हैं। बिल्कुल Seriously? बिल्कुल, ये वही 3 टेबल्स। और कितने दिन में तैयार हुए? 3 दिन लगे, ऑलमोस्ट 3 to 4 डेज लगे इसको। 3 दिन में तो नहीं हो सकता। सीरियसली आपने किया क्या उन 3 टेबल्स के साथ? एक्चुअली मैंने, आप ये देखें ना, ये वाली ये टेबल का टॉप एग्जैक्टली वही है। हाँ। आपने देखा होगा कि वो बहुत बड़े साइज की टेबल्स थी। मैंने उनको थोड़ा सा चॉप करके उसका साइज कॉम्पैक्ट किया और फिर उन तीनों को यहाँ पर जोड़कर इसको थोड़ी सी हाइट दे दी और इनकी हाइट थोड़ी सी कम कर दी और इसके अंदर स्टोरेज स्पेस निकाली, कुशन रखा और आपके लिए एक सीटिंग भी अरेंज हो गई है और आपकी स्टोरेज स्पेस भी निकल आई है। और इसमें स्टोरेज भी है। ये भी स्टोरेज है, देखें। और कुरत प्लीज मुझे ये बताएं कि इसमें कितना खर्चा आया होगा? इसमें ऑलमोस्ट 6000। 6000? दैट्स इट? दैट्स इट। आप सोचिए, वो अहमद साहब तो भाई बहुत खुश होंगे जो आपने टेबलें में भेजी थी, वो तो बिल्कुल ही किसी काबिल है ना, बदहाल टेबल बिल्कुल, थी। बिल्कुल। वो किसी काबिल नहीं थी। आप सोचिए सिर्फ 6000 रुपए में उन 3 टेबल से ये एक जबरदस्त नया पीस क्रिएट हो गया। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ, कोई भी फर्नीचर आपके पास हो जो कि आपके इस्तेमाल में ना हो, मत फेंके, हम तक पहुंचाए, हम उसको रिवैम्प करके आप तक पहुंचाएंगे। अब ये देखें, ये बहुत क्लियर आइडिया है कि हमने किस तरह 3 टेबल्स के बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता था कि ये टेबल्स कन्वर्ट होकर ये बेंच बन सकती है। और आप बताएं अहमद साहब को कि ये कितनी कंफर्टेबल है। ये बहुत कंफर्टेबल है और मुझे तो डर लग रहा था कि शायद थोड़ी देर में टूट जाएगी, लेकिन ये अगर मेरे वजन को बर्दाश्त कर सकती है तो ये कुछ भी बर्दाश्त कर सकती बिल्कुल, होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। आप कुरत, थैंक यू सो मच। और बैठो, बातें करते हैं। थैंक यू आपका कि आप मुझ पे इतना बिलीव करते हैं, आप मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हैं। नहीं, बट आई थिंक दिस इज ग्रेट। और हम लोग हमेशा खवातीन और रात द मॉर्निंग शो पे प्रमोट करते हैं कि क्रिएटिव जो आइडियाज होते हैं उनको हमें मटेरियलाइज करना चाहिए। कॉफी पियेंगे आप? जी बिल्कुल। बैठे। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। समर्स आ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके समर वेकेशंस होंगे। बहुत सारे पेरेंट्स ये सोच रहे होंगे कि अब ये 3 महीने कैसे गुजरेंगे, बच्चे तो हमारा दिमाग खा जाएंगे। फिर बहुत सारे स्कूल्स हैं जो कि समर कैंप्स ऑफर करते हैं। समर कैंप्स के थ्रू बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और मैं आपको हमेशा बता दूं कि अगर आप अपने बच्चों को खेल कूद में उनका वक्त लगा रहे हैं तो आप एक वक्त, कोई एक दिन ऐसा भी रखिए जिसमें आपका बच्चा, जो कि अगर बाशऊर हो गया है तो वो एक ज़बान ज़रूर सीखे। कोई और लैंग्वेज अगर आप सीखते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री की ज़बान हो, वो आपको आगे जाके ज़रूर फ़ायदा होती है। आप सिर्फ उस ज़बान से आप एक नई लैंग्वेज बोलना नहीं सीखते, आप उस ज़बान से उस कंट्री की फिल्में, उसका लिटरेचर, उसके सॉन्ग, उसके मूवीज़, एक नया डायमेंशन खुल जाता है। अब आप सोचें, अगर आपको अरबिक लैंग्वेज खाली आती हो तो आप कितना कुछ उससे सीख सकते हैं। अगर आप फ्रेंच ज़बान सीखे हुए हो तो आप उससे कितनी चीज़ें आप हैं जो आपकी मूवीज़ देख सकते हैं, आप वो बुक्स पढ़ सकते हैं, आप वो गाने सुन सकते हैं, उनका लिटरेचर जान सकते हैं। बिकॉज हम लोग सिर्फ बातों बातों में एक बात कहते हैं, देयर इज़ अ वर्ल्ड आउट देयर। सो देयर इज़ एक्चुअली अ वर्ल्ड आउट देयर। एक पूरी दुनिया है जिसको हमें जानने की ज़रूरत है और हमें जानना चाहिए कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है आपको बताते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इदारा है द सिटीजन्स फाउंडेशन और उसके GM हमारे साथ हैं असफंदयार इनायत साहब। अस्सलाम वालेकुम असफंदयार, लॉन्ग टाइम, बहुत दिन बाद आया आज आप। जी, मेरे ख्याल से रमज़ान में आखिरी मुलाकात हुई थी। बिल्कुल, रमज़ान में आखिरी बार मुलाकात हुई थी। असफंदयार, समर कैंप कर रहे हैं द सिटीजन फाउंडेशन, उसके बारे में बताइए। समर कैंप बेसिकली जैसे बाकी आम प्राइवेट स्कूल्स में जिस तरह से होता है कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम लोग बच्चों के साथ करते हैं। अच्छा, हम इसे एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं कहते क्योंकि हम समझते हैं कि इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसीलिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहलाई जाती हैं। और इसमें हम लोग जो है वो बच्चों को आर्ट,
सिखाते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट, इसमें थिएटर सिखाया जाता है, इसमें लैंग्वेज जो है वो कराई जाती है, और इसमें स्पोर्ट्स के जो हैं वो मॉड्यूल्स हैं। तो ये 4 मॉड्यूल्स मेनली फोकस होता है इनके ऊपर। और मज़े की चीज़ ये है कि OA लेवल्स के बच्चे जो हैं वो जो है वो पसमानदा इलाकों में जो है वो जाते हैं TCF के स्कूलों में, और वहाँ पे उन बच्चों के साथ जो है वो Interact करते हैं। और इस जर्नी में जो है मैंने जो एक चीज़ देखी कि ग्रैटिट्यूड जो है वो उन बच्चों में कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है, कि वो जब कह रहे हैं कि मेरे पास ये वाला फ़ोन क्यों नहीं है और वो वाला फ़ोन नहीं है, और उसमें दिल जो है वो उदास होता है। और उसके बरक्स जो है उन बच्चों के पास कोई फ़ोन नहीं होता, लेकिन फिर भी खुश व खुर्रम होते हैं और पूरी उम्मीद होते हैं कि आने वाला दिन जो है वो बेहतर होगा। और उन बच्चों के लिए जो है वो एक नई दुनिया होती है कि उन्होंने कभी इस तरह के बच्चों से कभी इंटरैक्ट नहीं किया होता है। तो दोनों के लिए जो है इट्स एन एक्सट्रीमली अगेन आई थिंक बड़ा एजुकेशनल एनवायरनमेंट बन जाता होगा। बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिल्कुल एक दो कॉन्ट्रास्ट जो है दुनियाओं का जो है वो उनका मिलाप जो है वो होता है। व्हाट अ नॉवल, व्हाट अ ग्रेट आइडिया, ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, वेरी गुड। मुझे एक बात बताएं असफंदी, बहुत सारी इस तरह की फैमिलीज़ होंगी जिनको आइडिया पसंद आता होगा, वो चाहते होंगे कि हमारे बच्चे भी इस तरह जाएं, इस तरह के ये जो थोड़े से हम्बल इलाके होते हैं यहाँ पे जाएं, इनके स्कूल्स में जाएं। उसका तरीक़ाकार क्या है? उसमें बेसिकली हम लोग तो रजिस्ट्रेशन जो है वो स्कूल्स में जाते हैं, उनको बताते हैं कि जी समर कैंप हर स्कूल में आप जाते हैं? हर स्कूल तो मुमकिन नहीं होता है, और हमारे पास अभी जैसे सिर्फ कराची में 600 वॉलंटियर्स की ज़रूरत थी, और हमारे पास कोई तकरीबन 1800 से 2000 एप्लीकेशंस आई हुई थी। तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने बच्चे चाहते हैं कि सर्व करें कम्युनिटी को, और जाके जो है वो खुद भी सीखें और सिखाएं दूसरे बच्चों को चीज़ें जो हैं। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार चीज़ होती है उसमें। बट एक जो चीज़ बहुत मैं समझता हूँ यूनिक निकलती है, कि वो जो बच्चे जाते हैं ना, कहते हैं कि मैं कुछ सिखाने जा रहा हूँ, तो अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि मैं यार गया था सिखाने, लेकिन मैं बहुत खुद सीख के आ गया हूँ, बहुत कुछ सीख के आया हूँ। तो जितने फूल मैंने दिए उससे कहीं ज़्यादा अपने दामन में मैं समेट के लेकर जाता हूँ हमेशा। तो ये एक कॉमन फीडबैक जो है हमें बच्चों से मिलता है अक्रॉस द बोर्ड। सूर्य, ये सिटीजन फाउंडेशन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी अरसे से, कई साल से चल रहा है। और अब कई बच्चे वॉलंटियर्स जिन्होंने समर कैंप में हिस्सा लिया था TCF के, वो अब TCF में भी जॉब कर रहे हैं, वो आगे कई और मुख्तलिफ इदारों में जॉब कर रहे हैं। नाउ दे आर अगेन एम्बेसडर्स ऑफ TCF जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं TCF को। एंड अक्सर का कहना ये होता है कि हमारी खूबसूरत यादों में से एक याद हमारा समर कैंप था, जिसमें हमने आपको मैं एक बात बताऊँ, ये इस बात से मैं इतना को रिलेट कर सकता हूँ। जब मैं O लेवल्स कर रहा था तो अब मैं ये सोचता था कि मैं एग्ज़ाम्स में A ग्रेड कैसे लेकर, तो उसके अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती थी। मेरे घर के पास एक स्कूल था, तो मेरी अम्मी ने कहा कि तुम इन बच्चों को ट्यूशन दिया करो। हाँ। अगर तुम क्लास 10th में हो तो 8th और 9th को पढ़ाया करो। तो वहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ही किसी महल वाले स्कूल में था, बहुत ज़बरदस्त में, मतलब नॉर्मल स्कूल था, लेकिन वो बच्चे जो थे वो एक हम्बल से स्कूल से थे। असफंद यार, ये वाला जो इंटरेक्शन रहा ना मेरा उन बच्चों के साथ, उसने मुझे मेरी पूरी लाइफ में बड़ा हेल्प आउट किया। एक कंसिडरेशन, एक एहसास जो डेवलप होता है लोगों के लिए। और मैं जब देखता था कि मैं ये सोचता था कि इन बच्चों से मेरी एज गैप शायद 4 साल का या 3 साल का या 5 साल का होगा फॉर दैट मैटर, लेकिन उनके अंदर मेरे मुकाबले में इतना ज़्यादा एक पीस था, एक इतना ज़्यादा एक बुर्दबारी थी, एक इतना ज़्यादा एक आउटलुक ही मुख्तलिफ था। और मुझे लग रहा था कि मैं अपनी और चीज़ों की वजह से एक बहुत ही ज़्यादा सुपरफिशियल लाइफ में शायद फंसता था। हम ये बिलीव करते हैं कि टीचिंग इज़ लर्निंग चॉइस। एब्सोल्युटली। और आप जो है वो जेन्युइन हैप्पीनेस जो है वो गिविंग से आती है, 100%। वो आप टेकिंग से नहीं आती आपको। तो जब तक आप नेट गिवर नहीं है, जेन्युइन हैप्पीनेस या पीस ऑफ माइंड जो है वो आपकी ज़िंदगी में आ नहीं सकता है। बिल्कुल। ख़वातीन हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। द सिटीजन फाउंडेशन का जो समर कैंप है उसकी आगाही आज हम आपको दे रहे हैं। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसका एक बहुत ही आसान सा तरीक़ाकार है, लेकिन वो हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं। हमें ज्वाइन किया हमारे दो बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों ने, जो कि दोनों वॉलंटियर्स हैं और द सिटीजन फाउंडेशन का जो समर कैंप है उसके अंदर हाथ बटा रहे हैं। हमारे साथ हैं अली तनोली और युसरा अली। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप दोनों आए, वक्त निकाला शो के लिए। असवदीन, आपकी कैसे इंटरेक्शन हुई लोगों से? तो युसरा जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में रहती हैं और शी अप्लाइड एंड ये प्रॉपर पूरा अपना इंटर्नशिप जो है स्पेसिफिकली पाकिस्तान में टीसीएफ के साथ करने के लिए आई हैं। एंड अगेन शी इज सर्विंग द कम्युनिटीज एंड द कंट्री ऑफ कोर्स। तो वो दिल जो है वो जुड़ा हुआ है, बेशक फिजिकली जो है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं। मैं जहाँ भी रहूँ लेकिन मेरा दिल है पाकिस्तानी, है ना? एब्सोल्युटली 100%। और अली से? अली जो है, अली की माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जर्नी। अली की जो सबसे प्यारी चीज़ है अली टीसीएफ के अलमनाए हैं। अच्छा। उन्होंने टीसीएफ से पढ़ा है। एंड वो जो मैं आपसे कह रहा था नेट गिवर वाली बात कि नाउ ही इज़ गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। ये एक हमारा रेबर प्रोग्राम होता है, उसकी भी एज अ मेंटर जो है इन्होंने मेंटरिंग की है और अब समर कैंप में जो है वो सर्व कर रहे हैं। अच्छा युसरा, आपने क्या सोच के ये कदम उठाया कि पाकिस्तान आएंगी ऑल द वे? इसकी मल्टीपल रीजंस थी। आई कैंट लाई इट्स जस्ट वन थिंग बट इट्स मल्टीपल। एक थी कि मैं अपनी रूट्स से कनेक्ट करना चाहती हूँ अपने लोगों से, एंड आई थिंक द बेस्ट वे टू डू दैट इज टू वर्क विद द पीपल, राइट, टू अंडरस्टैंड देयर चैलेंजेस एंड टू काइंड ऑफ एंगेज इन देयर लिव्ड एक्सपीरियंसेस। तो एक ये रीज़न थी। दूसरी है मेरी डिज़ायर है टू वर्क फॉर सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, राइट। और मेरा लेंस ये है कि मैं एजुकेशनल लिटरेसी के थ्रू ये करूँ। तो TCF provided me with the program to pursue that sort of lens. तो अपने आने से पहले कोई रिसर्च की कि मैं जाके वहाँ क्या करूँगी, किससे राब्ता करूँगी? मतलब हाँ, मैंने यानी कि ऑनलाइन बैठ के अमेरिका में मैं पूरा देख रही थी कि what are the organizations that exist that have a meaningful impact, right? क्योंकि एक होता है ना कि आपको एक विजुअल वो बता रहे होते हैं, but what is the actual physical impact, right? So I went through the websites, I connected with the people, I sent an email. मैंने कहा कि ये मैं पढ़ रही हूँ educational studies, ये मेरा interest है, तो I want to work with you, मैं आपका काम सीखना चाहती हूँ। तो that was the start of it. अच्छा, और एक चीज़ का तो मुझे पूरा एहसास है कि तस्कीन तो आपको बहुत मिलती होगी। You must be so satisfied after doing it. लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि देख के आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती हैं कि यार ऐसा क्यों है? वो क्या चीज़ है? I mean, do you mean in general पाकिस्तान में? नहीं, जब आप इन बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं। Disappointment? I'm a very positive person. सही है, अगर मुझे disappointment कुछ नज़र आता है तो my initial thought is how can I fix it? I'm a fixer, if you will. So I don't try to let that get to me. I try to find a solution to it. So I don't know. I'm just very self-motivated when it comes to those things. अच्छा, once your internship is over, Yusra, एक दफ़ा ये जब ख़त्म हो जाएगा समर कैंप, उसके बाद what next? Have you thought of it? फिर क्या करेंगे? पहले तो मुझे अपनी बैचलर्स ख़त्म करनी है। मेरा 1 साल रह गया स्वर्समोर कॉलेज में। तो फर्स्ट आई विल फिनिश दैट एंड देन आफ्टर दैट आई डोंट नो अ मास्टर्स प्रोग्राम इन एजुकेशनल स्टडीज़ इन एजुकेशन, क्योंकि मैं पॉलिसी रिफॉर्म एजुकेशन में उसमें भी इंटरेस्टेड हूँ। तो दोज आर काइंड ऑफ द पाथवेज दैट आई एम एक्सप्लोरिंग। मगर टीच इन पाकिस्तान भी एक होता है, टीच फॉर पाकिस्तान। टीच फॉर पाकिस्तान, yes. It's a good 2-year program. So I want to look into that as well. But those are that's where my mind is at. Exactly. Then you'll come back here. We'll see about that. It depends on where the road takes you. Nothing against Pakistan, I love it here. देखिए जहाँ जिंदगी आपको लेके चली जाए। अच्छा अली, आपका एक बड़ा ज़बरदस्त जर्नी रही है। आपने TCF से पढ़ा है और आप आज ज़िंदगी में यहाँ तक पहुँचे और अब आप दोबारा इसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। क्या देखते हैं आप जब आप पढ़ रहे थे और आजकल के बच्चों में कोई फ़र्क देखते हैं? एक्चुअली मैं आजकल TCF के जब हम समर कैंप पे जा रहे होते हैं, एज अ रेगुलर प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो पहले मैं चूँकि मैंने जो है एज अ समर कैंप स्टूडेंट जब मैं था, मैंने उस वक्त भी किया था और मैंने रेगुलर प्रोग्राम जो है स्टूडेंट के तौर पे भी किया था। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम स्कूल के अंदर गया और जब मैंने उस स्टूडेंट के साथ जहाँ पे मैं खुद बैठा करता था और जब जाके मैंने वहाँ पे एज अ वॉलंटियर उनके साथ काम कर रहा था और उनके साथ मैं बैठ रहा था, तो एक वो एक फीलिंग्स थी जिनको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ही एक अलग किस्म की फीलिंग्स थी। और एक्चुअली TCF जो है इस वक्त मैं बैचलर कर रहा हूँ, मीडिया साइंस में यूनिवर्सिटी से, मेरा लास्ट सेमेस्टर है। और इसी तरीके से TCF जो है मुझे स्पॉन्सर कर रहा है। मेरी जितनी भी फ़ीस है अभी तक TCF ने मुझे पे की है। और इसी तरीके से मेरे कितने ही दोस्त हैं जो जिनको TCF ही उनको स्पॉन्सर कर रहा है और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, IBA के अंदर, फास्ट के अंदर, लम्स के अंदर वो पढ़ रहे हैं।
तो सबसे पहले मैंने 2 क्लास से मैट्रिक तक मैंने TCF स्कूल में पढ़ा और स्कूल के अंदर बहुत कम फीस के अंदर हमें एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जा रही थी। और वो तालीम हासिल करने के बाद उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि स्कूल्स के अंदर जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं। उन प्रोग्राम्स के तहत ज़रिए हमारे अंदर पॉजिटिविटी का बीज बोया जाता है। उस बीज जो बोया गया था मेरे अंदर, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे काफ़ी दोस्त होते हैं जो कि मिडिल लोअर क्लास फैमिली से होते हैं, वो बाद में तालीम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते, लेकिन वो जो बीज बोया गया था मेरे अंदर उससे मुझे आगे तालीम हासिल करने पे, हालांकि फैमिली क्राइसिस बहुत ज़्यादा है और क्योंकि हम लोअर क्लास फैमिली से हैं तो नहीं लग रहा था कि आगे पढ़ पाएंगे, लेकिन वो जो बीच प्रोग्राम्स के तहत जो है रहबर के ज़रिए, समर कैंप के ज़रिए जो बोया गया था, तो उससे कहा कि अली तनोली आपने तालीम नहीं छोड़नी, आपने आगे बढ़ना है। तो फिर जाहिर सी बात है मैंने कहा कि मैं इंशाल्लाह आगे पढ़ूंगा। लेकिन बात वही है कि अब मैट्रिक हो गई, चलें वो तो हो गई, इंटर भी हो गया, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाना और उनकी फ़ीस, इतनी ज़्यादा फीसेज उनको अफोर्ड हम नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा परेशान था। मैंने कहा अब क्या होगा, यहाँ तक तो TCF ले आया, अब आगे क्या होगा। तो फिर पता चला कि TCF जो है यहाँ हाथ नहीं छोड़ेगा, आगे भी लेके जाएगा आपको। तो फिर पता चला कि TCF आपको स्कॉलरशिप दे रहा है। फिर मैंने अप्लाई किया, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, उसके बाद मैं पढ़ रहा हूँ। तो TCF एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है कि मैं कह रहा हूँ लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल रहा है। और मेरे बार ये मैं बात फर्मली बिलीव करता हूँ कि तालीम एक ऐसा ज़बरदस्त टूल है जो कि ज़िंदगियाँ बदल देता है। अच्छा, इसी बात पे स्पंदना मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा इस बात को हाईलाइट भी कर दें, क्योंकि हम यहाँ तो समर कैंप के लिए इस वक्त हम बात कर रहे थे, लेकिन अगर कोई फैमिली है जो कि अपने बच्चे को पढ़ा रही है और आपको पता है आजकल महंगाई का क्या दौर है, एक तो ये AI एक आफत आ चुकी है जिसकी वजह से लोगों ने तकरीबन कोई 40,000 जॉब से हाथ धो चुके हैं, पता नहीं वो यहाँ कब आएगी चीज़। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि क्या कोई ऐसा शख्स जो कि अपने बच्चों को पढ़ा रहा है और एकदम से हाथ तंग हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई डिसकंटिन्यू करनी पड़ती है, छोटे बच्चों को काम की तरफ वो भेज देता है कि बेटा ये तुम आधा घंटा काम करिए, कम से कम 2,000 तो लाओगे घर पे। TCF इस फैमिली को किस तरह हेल्प आउट कर सकता है? देखिए, एक तो ये कि जिन कम्युनिटीज़ में हम मौजूद हैं वहाँ पे तो हम एक्टिवली सब पेरेंट्स को जो है, जो अगेन मार्जिनलाइज कम्युनिटी से होते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और रिकमेंड करते हैं कि जी आएँ। अभी जब कोरोना आया था तो एक प्रोजेक्शन थी कि 10 लाख बच्चे जो हैं ड्रॉप आउट हो जाएंगे, और हुआ ऐसा कि 10 लाख बच्चे ड्रॉप आउट हुए क्योंकि बच्चियों की जल्दी शादी कर दी गई, लड़कों को ज़्यादातर नौकरियों पे लगा देगा। हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा ड्रॉप आउट जो है वो बढ़ेगा इसकी वजह से, बट कोरोना के बाद और ज़्यादा बच्चे जो हैं हमारे स्कूल में इनरोलमेंट बढ़ गई सिग्निफिकेंटली, और उसकी मेजर वजह यही थी कि इनकम लेवल जो लोगों के गिरे, तो वो कहीं अगर छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रहे थे वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो अभी भी यही है कि इस इकोनॉमिक का जो अभी क्राइसिस है उसके अंदर तो हमारे पास इनरोलमेंट बिल्कुल प्रेशर बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे जो शहरी इलाके हैं उनमें ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा है क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है। देही इलाकों में जो है अगर आबादी ज़्यादा तो उनमें भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है हम पर है, लेकिन शहरी इलाकों में तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमें बहुत दिल दुखता है कि हमें मना करना पड़ता है कि जी अब हमारे पास जगह नहीं है। और इसी वजह से मैं बार बार ये कहता हूँ कि एक बच्चे की जिम्मेदारी अगर ले लें, क्योंकि 2700 रुपये महीने में आप एक बच्चे की तालीम जो है वो पूरे महीने की अफोर्ड कर सकते हैं, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं उस बच्चे को। तो 2700 रुपये में अगर हर पाकिस्तानी, अगर 8-10% पाकिस्तानी भी एक बच्चा अडॉप्ट कर लें, 2700 रुपये महीना एक बच्चे की स्कूल की फीस है। बिल्कुल। मैट्रिक तक या फिर बढ़ जाती है बीच में? नहीं, मैट्रिक हमारी स्टैंडर्ड KG से मैट्रिक तक 2700 रुपये महीना फीस है, और बच्चे को एक सिंध बोर्ड के तहत क्वालिटी एजुकेशन, ये फेडरल बोर्ड पे हमारे सारे बच्चे जो हैं वो फेडरल बोर्ड पे, ताकि क्योंकि हमारा स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीम साउथ KT बंदर से लेके नॉर्थ बटल बडग्राम, वेस्ट गवादर, ईस्ट वाघा बॉर्डर एंड ऑल इन बिटवीन, तो हमने कहा स्टैंडर्डाइज्ड हमारा वो, तब हम फेडरल बोर्ड के थ्रू अपीयर होते हैं हमारे बच्चे जो है। ज़बरदस्त। ख़वातीन और द सिटीज़न फाउंडेशन एक बहुत ही ज़बरदस्त इदारा है, और हम ये मानते हैं कि अगर पढ़ा लिखा होगा पाकिस्तान, आज तो कल को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा, तरक्की पजीर मुल्क से बाहर निकलेगा, तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा। और तालीम एक ऐसा टूल है जिसको कोई भी चीज़ हरा नहीं सकती है। Thank you very much, thank you so much. Thank you, Ali. Wish you all the best for future, and thank you so much for coming all the way from America. Thanks for having me. And working for Pakistan, and we wish you the best of luck, Yusra. Thank you very much. ख़वातीन और हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। कल फिर आपके साथ होंगे और कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह हम भी
आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छी सी कंट्रीब्यूशन करें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।